अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग तमाम देखने वालों को। सिटी एफएम में खुशामदीद। नए हफ्ते का आगाज है। उम्मीद करती हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारी आसानियां पैदा करे, आपके चेहरों की मुस्कुराहट बरकरार रहे, हर गुजरते दिन के साथ कामयाबियां आपका मुकद्दर बने और आपकी जिंदगी में जितनी भी ख्वाहिशें, जितनी भी तलखियां हैं, अल्लाह ताला उन सबको दूर करे, बहुत ही ज्यादा आपको हेल्दी रखे। क्योंकि कहते हैं कि जान है जहान है। अगर आपकी सेहत होती है तो आपके लिए जिंदगी के हर अप्स एंड डाउन से लड़ना, सर्वाइव करना बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है। तो अल्लाह ताला आप सबको एक सेहतमंदाना जिंदगी दे। और जितना भी आप कोशिश क्या करें कि अगर आपकी जिंदगी में कोई टेंशन है, किसी भी तरह का डिप्रेशन है, तो रब की जात के साथ जरूर रुजू करें। क्योंकि अगर आप इस तरह की छोटी छोटी प्रैक्टिसेस करते हैं, जरूरी नहीं होता है कि आप बाकायदा तौर पर टाइम निकाल कर फिर जो है वो इबादत का एहतमाम करें, वो सब अपनी बातें अल्लाह के साथ करें। अगर कभी आप कहीं पे भी हैं, किसी मुश्किल में हैं, ट्रैवल में हैं, तो आप कनेक्शन एक ऐसा है अल्लाह की जात के साथ कि आप उसे डेवलप कर सकते हो, आप उनसे बात कर सकते हो। तो इस तरह की छोटी छोटी प्रैक्टिसेस करने से आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा आसानियां आ जाती हैं। और अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियां पैदा करे, आपकी जात में और आपके इर्द गिर्द जो माहौल है, जो लोग हैं, अल्लाह उन सबके लिए आसानियां तो करता है, लेकिन खुद भी आपको उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। हर रोज छोटे छोटे माइलस्टोन्स के साथ अपनी जिंदगी को आगे लेकर बड़ा करें। अल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत सारी आसानियां पैदा करे। इसी दुआ के साथ जिंदगी में इसी दुआ के साथ प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि मौसम का क्या हाल है। और मौसम का हाल जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा हमारे सेगमेंट टुडेज वेदर की जानिब। शहर फैसलाबाद में अगर मौसम की बात करें तो आज दर्जा हरारत तो पहले से कम है, लेकिन गर्मी की जो शिद्दत है वो तो हाल बरकरार है। क्योंकि हब्स बहुत ज्यादा है। हब्स की वजह से घुटन का जब एहसास होता है तो यूं लगता है कि जैसे सांस लेने में मसला हो रहा है, दिल बंद होता चला जा रहा है। दर्जा हरारत पर नजर डालें तो आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। हवा में नमी का तनासुब खासा महसूस हो रहा है, जिसकी वजह से गर्मी बहुत ज्यादा फील हो रही है। और गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए कोशिश क्या करें कि पानी का मुनासिब इस्तेमाल करें। डिफरेंट तरह की ड्रिंक्स भी आप ले सकते हैं, जिसमें लेमन सोडा हो सकता है या इमली आलू बुखारे का पानी है। डिफरेंट तरह के मैं देख रही थी कि जितनी जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, घरों में डिफरेंट तरह के मशरूबात का जो ट्रेंड है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। आजकल सोशल मीडिया ने तो इतनी जिंदगी आसान कर दी है कि हर कोई अपनी घर की रवायती ड्रिंक्स और जितने भी मशरूबात है, उसके अलावा कोई खाने पीने की चीजें, तो उसको आपके साथ जरूर शेयर करता है। तो मौसम के साथ खाने पीने का, हमारी जिंदगी का, हर चीज का बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। तो बस आपने गर्मी की शिद्दत से खुद को बचाना है, ज्यादा से ज्यादा अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है। इसके अलावा जब भी घरों से बाहर निकलें, अपने सर को और चेहरे को अच्छे से ढांपे। बच्चों का बहुत ज्यादा खसूसी ख्याल रखें, क्योंकि बच्चों को नहीं समझ आ रही होती कि कितनी गर्मी। उनको होता है कि बस उनको खुली जगह पर छोड़ दिया जाए, वो खेलें कूदें और जो है बस इंजॉय करें अपना। तो उनका भी बहुत ज्यादा ख्याल रखा करें। और बस अपनी सेहत का जहाँ पे ख्याल रखते हैं, वहां पे ही आपकी ये भी कोशिश होती है कि अगर आपकी जिंदगी में कोई आसानी आ जाए तो वो आपके लिए किसी सुख से, किसी बहुत खुशगवार वाकये से कम नहीं होता है। जैसे कि हम हमेशा से अपने प्रोग्राम में बात करते हैं कि महंगाई से सताई हुई आवाम, बिजली के, गैस के, पानी के बिल्स पे करना सबके लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। आसानी तो क्या ही पैदा होनी है, एक और बिल आवाम पर जो है उसे लागू कर दिया गया है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन जल्द शुरू हो जाएगी। वो है सफाई का बिल। सफाई के लिए पहले तो कोई आपको चार्जेस पे नहीं करने पड़ते थे, लेकिन नए जो बिल है उसके मुताबिक अब मरलों के हिसाब से आपको आपके घर के अकॉर्डिंग जो है वो बिल पे करना पड़ेगा सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट को। और उसका कब तक वो लागू होगा, और ये 200 से लेकर 5000 तक इसकी लिमिट है। इसकी मजीद क्या डिटेल है और कब से ये लागू होगा, इस पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं, अब्दुल रहमान और इमरान असलम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? कमी तो कुछ नहीं हमें दिखाई दी, इजाफा ही दिखाई दिया। और इजाफा जो हो रहा है वो अच्छे की तरफ नहीं हो रहा, वो परेशानी की तरफ हो रहा है अब्दुल रहमान। और वो ये है कि नया बिल आवाम के लिए तैयार खड़ा है उनकी मजीद मुश्किलात में इजाफा करने के लिए। तो बिल के हवाले से आप क्या समझते हैं कि ये बिल लोगों की परेशानी में मजीद कितना इजाफा कर देगा, सफाई बिल? जीनत, ये इसकी मैं डिटेल बाद में बताता हूँ कि ये क्या क्या होगा। फिलहाल ये है कि यहाँ पर जो गांव देहात में 10 मरला तक के घर है उन पर 200 रुपये, बड़े घरों पर 400, दुकान जो है वो 300, छोटी और बड़ी पर 700 रुपये फिक्स ये माहाना फीस होगी। अच्छा। शहरों में 5 मरला तक के घरों पर 300 रुपये, 10 मरला के घरों को 500, किनाल वालों को 1000 रुपये, 2 किनाल वालों को 2000 और 2 किनाल से बड़े जितने भी घर है वो 5000 रुपये फिक्स देंगे माहाना। इसी तरह से छोटी दुकानों को 500 रुपये,
जबकि जो दरमियानी दुकानें हैं उनको 1000 और बड़े कारोबार पर 3000 रुपये माहाना। ये बेसिकली पंजाब हुकूमत की जानब से बड़ी अरसे से बताया जा रहा था और स्पेशली जब ये कंपनीज बनाई गई थी कि ये अपने अखराजात खुद पूरे करेंगी। इसका मसला ये था कि जैसे फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी कई अरब रुपया लगा के शहर की सफाई की जाती है, तो इसमें ये बातें आती थी कि ये फैसलाबाद शहर की तो सफाई हो गई, जबकि जो बाकी 5 तहसीलें हैं वहाँ पर सफाई उस तरह से नहीं हो पाती, या म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं उनके इतने फंड्स नहीं हैं तो उनको हुकूमत उतना बजट नहीं देती, और जो टैक्स है इकट्ठा करती है वो सारे पूरे फैसलाबाद से इकट्ठा करती है, बल्कि दूसरे अजला से भी इकट्ठा होता है और इन कंपनीज़ को दिया जाता है जो नॉन डिविजनल कंपनीज़ हैं, तो उसके लिए टोबा के लोग भी टैक्स देते हैं, चनौट के भी देते हैं। तो अब उसका ये हल बनाया गया है कि पूरे पंजाब में एक फिक्स टैक्स लगा दिया गया है। इसका सिर्फ फैसलाबाद से ताल्लुक़ नहीं है, लाहौर के लोग भी हर जगह के जहाँ पर शहर है उनके लिए अलहदा, गाँव के लोगों के लिए अलहदा, तो वो सारा इकट्ठा होगा। उसके बाद उसी पैसों में से उनकी सफाई की जाएगी, मशीनरी खरीदी जाएगी, कुछ हुकूमत भी लाजमन उसमें कंट्रीब्यूट करेगी, लेकिन ज़्यादातर शेयर्स वो होंगे जो लोगों से लिए जाएंगे। इसके लिए ये किया जा रहा है कि सॉलिड वेस्ट कंपनीज को ऑक्शंस पे मतलब आउटसोर्स किया जा रहा है। एक ठेकेदार होगा, जैसे मैं मिसाल देता हूँ कि डाइवो कंपनी ने अप्लाई किया हुआ है, तो ये ले लेगी फैसलाबाद डिवीज़न के हर तहसील का, हर गाँव उनकी जिम्मेदारी होगा। वहाँ से वो फीस भी इकट्ठी करेंगे महाना और उसके बाद वहाँ पर सफाई भी करेंगे। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी अपने मुलाजमीन, अपनी मशीनरी उनको देने की पाबंद होगी, वहाँ पर सफाई होगी, लोगों से पैसे इकट्ठे किए जाएंगे, और जब 100% रिकवरी होगी तो 2.5% तक उस कंपनी को भी या उस ठेकेदार को भी दिए जाएंगे। अगर वो कम रिकवरी करता है तो फिर उसके माइनस पॉइंट होंगे और उसके पैसे काटे जाएंगे। ये मकसद इसका बनाया गया है कि जैसे बाहर के ममालिक में होता है कि वो सर्विसेज दी जाएं, जैसे IMF की डिमांड भी है कि सिर्फ वो सर्विसेज दी जाएं जिसके लिए लोग पेमेंट देते हैं, चाहे वो थोड़ी पेमेंट है या ज़्यादा है। वासा की देख लें, अब वो भी यही कर रहा है कि जो मरलों के हिसाब से कर रहा है कि जितने मरले हैं, या PHA अब कोई टैक्स नहीं लगा रहा तो उनको अपने बंदे निकालने पड़ रहे हैं। तो अब IMF की सख्ती के बाद हुकूमत ये करने जा रही है कि लोगों को सिर्फ वही सर्विसेज दी जाएं जिसके लिए वो जो है वो पे बैक करते हैं, ताकि लोगों को भी एहसास हो कि शहर को साफ़ सुथरा रखना है। फिर उसके लिए जो अरबों खरबों रुपया लगाया जाता है वो भी ना लगाना पड़े, लोगों के पैसों से हो, और उन्हीं पैसों से डंपिंग साइट्स बना दी जाएं, उन्हीं पैसों से जो रिसाइकलिंग है कूड़े की। लेकिन ये सारे बिल्स पे करने के लिए इमरान लोगों के पास जरिया है, रोजगार भी होना चाहिए। बेरोजगारी इतनी है, अनएम्प्लॉयमेंट की हम अगर बात करें तो उसकी रेशो हमें गुज़िश्ता सालों की निस्बत इस साल में ज़्यादा दिखाई दे रही। वैकेंसीज कहीं पे नहीं है, लोगों के लिए रोजगार चलाना मुश्किल हो गया है, घर का चूल्हा चलाना मुश्किल हो गया है, तो बिल्स की इतनी भरमार होगी तो वो कहाँ से पे करेंगे? ऐसे ही है, हमारी बदकिस्मती ये है कि जब जो एम्प्लॉयज़ गवर्नमेंट सेक्टर में होते हैं वो काम नहीं कर पाते, तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट फैसला लेती है कि इसको आउटसोर्स करने लगे हैं। ये FWMC क्या सफाई की कंपनीज को भी तो आउटसोर्स करने लगे हैं, इससे कबल भी बहुत से अदारे आउटसोर्स हो चुके हैं, जैसा कि PIA की मिसाल ले लें, मुल्क की बड़े एयरपोर्ट्स हैं उनको आउटसोर्स करने लगे हैं, बहुत से ऐसे स्टील मिल्स तो ऑलरेडी है। तो कहने का मकसद ये है कि आउटसोर्स से मतलब आप लोगों का वो जो रेवेन्यू जनरेशन प्लान है आया कि अगर गवर्नमेंट सेक्टर जैसे गवर्नमेंट इसको ओन करती है उस टेन्योर में इनके पास अगर रेवेन्यू प्लान हो, जनरेशन प्लान हो, तो उसको बेहतर किया जा सकता है। और रेवेन्यू प्लान इनका इतना खसारे में चला गया है कि अभी गुज़श्ता इसी साल में 49 करोड़ तो इन्होंने मांगे थे सफाई की कंपनी के दिया जाए। जब लोन की रेशो बढ़ जाए, रेवेन्यू प्लान कम हो, तो फिर इस तरह के फैसले करने पड़ते हैं, जैसा कि अथॉरिटी है, FT है और वासा है, इसके साथ सफाई की कंपनी है। इनको आउटसोर्स करने का मकसद यही है ये जो कमाए और शहरियों पे लगाए। अभी आ जाते हैं इस तरफ के किस हद तक इसके, ये पहले भी विलेज कमेटियाँ कायम होती रही हैं, 50 रुपये जो है वो लेते हर घर से, जैसे अब चमकेंगे गांव स्कीम था, और इससे पहले भी जब बल्दियाती निज़ाम था एक विलेज कमेटी कायम थी, वो तमाम देहात वालों से पैसे इकट्ठे करती थी, उसकी जो है रेनोवेशन पे लगाती थी। इसकी ये मिसाल है कि वाटर सप्लाई की स्कीमें देहात में हैं जिसे महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियर डिपार्टमेंट या कोई और डिपार्टमेंट बनाता है, और उनकी जो मेंटेनेंस का जितना भी खर्चा होता है वो देहात वाले लोग बर्दाश्त करते हैं, और फिर जितना भी पानी का बिल होता है वो देहात वाले देते हैं। वो जो पैसा उनकी रिहेबिलिटेशन पे है वो गवर्नमेंट नहीं लगाती, वो देहात के जो देहातियों के जो पैसे हैं उनसे लगाया जाता है।
तो बिल पे बिल इनिशिएटिव तो अच्छा है, क्योंकि एक रेवेन्यू प्लान है। आप देखें ना, कितने बड़े जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो कूड़े से बिजली पैदा कर रहे हैं, और हम इस तरफ आ ही नहीं रहे कि जनाब वो डंपिंग साइट है, कूड़े के अंबार ढेर लगे हुए हैं, क्यों ना इसको यूटिलाइजेशन की जाए, इसकी रिसाइकलिंग की जाए, इससे बिजली पैदा की जाए। उस तरफ आ रही है, जैसा कि इंडिया है, मंगोला है, दीगर कंट्रीज हैं जो इससे बना रहे हैं। होप्स हो, सुनने में आया 5 अगस्त तक जो है वो आउटसोर्स जो कंपनीज का जो मराहिल हैं ये फाइनल हो जाएंगे, जिसके बाद वो जो मुतलका प्री क्वालिफिकेशन कंपनी है इसका टेक ओवर कर लेंगी। तो सीन ये होता है कि फैसलाबाद में बात कर लें, जैसा कि 268 के करीब वाटर सप्लाई स्कीमें थी, शहरियों को पानी देना था। जी। तो अभी मतलब पंजाब असम्बली की जानब से वो भी इतराज़ार उठाया गया कि हमें बताया जाए कहाँ पे कितने वाटर सप्लाई के लगे हुए हैं। तो वो जनाब जो रिवील किया गया है कि बाज़ ऐसे देहात हैं जहाँ पे नहर के अतराफ में ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, वो चोरी हो जाते हैं और कोई सिक्योरिटी का निज़ाम मरबूत नहीं है, जिस वजह से इनको खुसारा है। बाज़ देहाती बिल नहीं अदा कर पाते, जिस वजह से वो जनाब मजबूरन उनको वाटर सप्लाई की स्कीमें बंद करना पड़ती हैं। तो इस तरफ आउटसोर्स एक नो डाउट के एक रेवेन्यू प्लान का एक बेहतरी जो जुज़ है, इस तरफ आना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप अदारे की नचकारी को बचाने के हवाले से गवर्नमेंट सेक्टर में रहते हुए कम से कम ऐसा रेवेन्यू प्लान दे दें कि आपको निष्कारी की तरफ ना जाना पड़े। निष्कारी में यही कि आप लोग मजबूरन उस अदारे की आउटसोर्सिंग करने लगे हैं, क्योंकि आपके पास कोई प्लान नहीं था कि इसको अदारे को बेहतर अपने पांव पे खड़ा किया जाए। जैसा कि फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी नो डाउट जिन्होंने ईद पे जो है वो अच्छा काम किया है, लेकिन इसका जो रेवेन्यू प्लान है गवर्नमेंट बताती है कि आप लोगों ने रवां साल कितना रेवेन्यू इकट्ठा किया। जब वो रेशो निकालती है, सैलरीज, इनके बजट, इनके जो पेंडिंग जितनी भी तनख्वाहें हैं, और उसको मद्देनजर रखते हुए रेवेन्यू कम होता है, अखराजात ज्यादा होते हैं, फिर कंपनीज को बुलाया जाता है कि बताएं आप हमें क्या देंगे अगर हम आपको ये कर ले। वही उसी तरफ जा रहा है। तो आई थिंक शहरियों को इस हवाले से ये है कि थोड़ा सा बोझ कम डालना चाहिए। अगर आउटसोर्स करने लगे हैं, जो बिल की रेशियो है वो कम से कम आप लोग कम रखें, जैसा कि पहले भी विलेज कमेटियों में कम थी। अब बाज़ देहात ऐसे होते हैं जहाँ पे मतलब पीसी स्कीम्स हैं, रोजमर्रा मामूल के मुताबिक वहाँ पे कचरा नहीं है। कचरा ज्यादातर शहरी आबादी में है। मतलब कचरा हो नहीं हो, आपको ये फिक्स अमाउंट हर महीने पे करनी है। अच्छा, इसके अलावा अब्दुर्रहमान हम देखते हैं कि रूटीन में भी हर गली मोहल्ले में, हर कॉलोनी में कचरे वाले आते हैं और हर घर से कचरा उठा के लेकर जाते हैं, और उनके लिए भी एक फिक्स अमाउंट होती है और वो उनको पे कर दी जाती है, जो कि महीने के बाद। तो अब जो ये बिल पास हुआ उसके बाद वो वाली फीसेस भी रहेंगी, वो वाले जैसे कचरे, आपका कचरा बास्केट आपने बाहर रख दी एंड आके कोई उठा के उसको ले गया और वहीं जाके उसे डंप कर दिया, वो तरीकेकार खत्म हो जाएगा और सिर्फ जो सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट की टीमें हैं वही आया करेंगी, वही करेंगी। इसका क्या प्रोसीजर रहेगा वो थोड़ा सा क्लियर कर दें, ताकि देखने वालों के लिए जो ऑलरेडी मंथली अपने घरों का कूड़े के हिसाब से पे कर रहे हैं कूड़े वाले को, क्या उनको वो भी पे करना पड़ेगा और ये बिल भी पे करना पड़ेगा? देखिए जीनत, एफडब्ल्यूएमसी ने इससे पहले कोई भी फीस नहीं लगाई। ये बेसिकली जो सेंट्री वर्कर्स आते हैं और ईद पे या महीने पे थोड़े बहुत 50 100 200 उन्होंने रखा होता है, ये एक तरह से लोग अपनी खुशी के लिए देते हैं कि ये लोग सफाई कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से या एफडब्ल्यूएमसी की जानिब से ऐसी कोई भी फीस नहीं थी। ये सारा गैर कानूनी भी इसको आप कह सकते हैं, या ये कह लें कि महज 100-200 रुपया देने से वो वर्कर अगर खुश हो जाता है, जिसकी तनख्वाह पहले ही बड़ी कम होती है, मिनिमम पे उसको देते हैं, तो ये उस वजह से थी। इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं था, ये कंपनी के पास नहीं पैसे जाते थे। ये जो बिल लगाने जा रहे हैं 300 से 2000 3000 तक, ये वो पैसे होंगे जिसकी रसीद उन्हें मिलेगी, ठेकेदार वसूल करके हुकूमती खजाने में जमा करवाएगा। तो ये बिल्कुल अलग सिस्टम है, वो अलग था। या कुछ कॉलोनीज की जानब से अपनी खुद की ही क्लीनिंग सर्विसेज होती है, उसकी वो पेमेंट ली जाती है, तो वो भी फिर ये होगा कि या तो वो लोग अब्दुर्रहमान, और ये कब से इम्प्लीमेंट होगा इस हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। मैं काफी शॉर्ट ब्रेक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और सफाई के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि सफाई बिल जो है वो आवाम के लिए तैयार है और उन्हें हर माह एक फिक्स अमाउंट भरना पड़ेगी, ताकि उनके घर, उनके इर्द गिर्द का माहौल भी साफ सुथरा रह सके और लोगों के अंदर ये अवेयरनेस भी आए कि शहरों को साफ सुथरा रखना कितना ज्यादा जरूरी है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा क्यों होता है? अब्दुर्रहमान के डंडे के जोर पे हर काम करवाना पड़ता है। उससे पहले हम देखते हैं कि पूरे शहर में साफ सुथरा पंजाब की मुहिम भी चल रही है, लेकिन उसके बावजूद हम
हमें जगह जगह कूड़ा क्रिकेट के ढेर दिखाई देते हैं। शहरी अपनी जिम्मेदारी से इतना गफलत बरत लेते हैं, उनको नहीं पता है कि शहर को साफ रखना। और वैसे भी अगर शहर के अलावा भी देखें, अपने घर को, बाहर अपने माहौल को साफ सुथरा रखना हमारे दीन ने भी इसे निस्फ ईमान कहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर चीज जो है वो जबरदस्ती मुसल्लत करनी पड़ती है अवाम पे। जीनत, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है और शायद यही वजह है कि हुकूमत इस पर मिनिमम फीस लगाने जा रही है ताकि लोगों को ओनरशिप मिले। परवेज मुशर्रफ के दौर में ना लोकल गवर्नमेंट ने कुछ तरक्याती मंसूबे शुरू किए थे हमारे गांव देहात में कि जिसमें 80% हुकूमत देती थी और 20% लोग अपने पल्ले से देते थे। गली वाले जैसे सोलंग लगवाना है, पक्की नाली करवानी है, इस तरह के छोटे मोटे मंसूबे। तो उसमें ये देखा गया था कि जब लोगों का 20% ऐड होता था तो लोग उस सोलंग की भी हिफाजत करते थे, उस पक्के नाले की भी हिफाजत करते थे, ठेकेदार के सर पे खड़े होकर काम करवाते थे। हालांकि 80% उसमें हुकूमत का आ रहा होता था, महज अपने 20% के लिए उनकी कंट्रीब्यूशन थी। तो ये इसका ये मकसद है कि लोगों की जब कंट्रीब्यूशन आएगी, इसमें बेशक वो थोड़ी होगी, तो फिर वो शहर को भी साफ सुथरा रखेंगे। जहाँ कहीं उन्हें कूड़ा नजर आएगा उसकी वो तस्वीर खींच के एप्लीकेशन पे भी डालेंगे, ये देखें कूड़ा नहीं उठाया जा रहा। फिर लोगों की जो है इसमें इंटरेस्ट कि हम तो बिल पे कर रहे हैं। एग्जैक्टली, फिर लोगों की ओनरशिप आ जाएगी। तो शायद ये भी एक मकसद है, क्योंकि यहाँ पर दो ही चीजें, या तो लोगों से डंडे के जोर पर करवाया जाए या लोगों को फीस डाल के करवाया जाए। इससे के अलावा तो आप देखें कि घरों के बाहर कूड़ा फेंका होता है, 1 करोड़ का घर बनाया और उसके बाहर कूड़ा नजर आ रहा होता है, या जैसे डस्टबिन वगैरह रखने की बजाय खुलेआम फेंक दिया जाता है, गली में फेंक दिया जाता है, बाहर फेंक दिया जाता है। तो ये लोगों में ये आदत बदकिस्मती से डेवलप नहीं हो पाई। इसकी मुतअद्दिद वजूहात होंगी, ताहम एक ये भी वजह थी कि मुफ्त ये उठाया जाता था और मुफ्त की शायद कदर नहीं होती। तो इस वजह से अब जब फीस लगेगी तो लोगों की, जैसे पहले बिलों के हिसाब से आपने कहा कि लोग तो पहले वापडा का बिल भी देते हैं, लोग पहले सुई गैस का बिल भी देते हैं, लोग बासा का बिल भी देते हैं, तो अब ये चौथा बिल ऐड हो जाएगा। बहुत सारे घरों में तो इंटरनेट का बिल भी ऐड होता है। तो ये लोगों पे एक बोझ तो है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, चाहे 500-1000 रुपये महीना की हो, लेकिन जब एक बिल के खाते में आ जाता है तो इसका मतलब है कि आपकी जो यूटिलिटी सर्विसेज हैं वो बढ़ गई हैं, आपको मजीद देना पड़ेगा। इससे पहले जो आपने निशानदही की कि वो 200-300 पहले भी देते हैं, वो फील नहीं होता क्योंकि वो बिल की सूरत में नहीं होता ना, वो तो आप उसकी मदद के जज्बे से देते हैं। वो आप इस तरह से दे रहे हैं कि अच्छा आपके घर का कोई काम कर रहा है, जैसे आप घर की हाउस हेल्प को दे देते हैं पैसे या मेड को देते हैं, तो वो उसी तरह से है। तो शहरियों के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात भी होंगे जो 200 देना है, बड़े बड़े शहरियों की जन्म तहफ़्फ़ुज़ात होंगे कि जनाब हम तो देहाती एरियाज़ है, हमारे में तो मतलब वो नहीं कैपेसिटी। शहरी का आप एरियाज़ का आप लगाएं, थोड़ा सा कंपेयर करें देहाती एरियो से, तो यहाँ पे आबादी ज़्यादा है, उस लिहाज से आपको पता है ज़रा पोल्यूशन ज़्यादा है। तो इनको थोड़ा सा अभी एक थोड़ा सा मैकेनिज्म तश्कील देना पड़ेगा, इसको नज़रसानी करनी पड़ेगी किस तरह हम लोगों ने एरियाज़ डिवाइड करने हैं। और ये इतलाक फौरी तौर पे तमाम लोगों पे नहीं होना चाहिए। देखें ना, आउटसोर्स करने लगे हैं, इसका यही मकसद होगा कि जो कमाओ शहरियों से इकट्ठा करो, शहरियों पे लगाओ। जो है प्लान तो गवर्नमेंट के साथ आप लोग करें। बड़े पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो मनसूबे शुरू होते हैं उनका बुनियादी मकसद यही होता है कि गवर्नमेंट पे बोझ कम हो, क्योंकि IMF की जो शरायत है वो यही है कि आप लोग अखराजात कम करें, आउटसोर्स की तरफ लेके आएँ। अभी हुकूमत पंजाब बेशतर अदारों की जो है वो सिंक्रोनाइज कर रही है, जैसा कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट बंद कर दिया है, फैसलाबाद से तमाम उसकी जो स्कीमें हैं वो टेक ओवर करते हुए जो इतनी पेंडिंग लायबिलिटीज़ हैं वो भी क्लियर कर दी गई हैं। अभी बेशतर अदारे जिसमें पब्लिक हेल्थ है, दीगर अदारे हैं, वो जम करने लगे हैं। और इस हवाले से बात करें तो सरकारी, जैसा कि शहर में देखें आप, गड़े है और जो मेन हॉल हैं किस हद तक है, तो अमला जाता नहीं है। जब बात है कि जनाब ये आउटसोर्स करने लगे हैं तो यार हम तो फिर एहतजाज करते हैं कि हम निष्कारी नहीं करने देंगे, हमारा अदारों की निष्कारी। तो आप लोग उससे कबल जनाब अपने अदारे को बेहतर पाँव पे तो खड़ा करें ना। आप अटेंडेंस लगाते हैं 8-9 बजे आके, पहले से रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत होती है। पटवारी का लफ्ज़ तो खैर PTA ने एक बहुत बदतरीन लफ्ज़ बना दिया कि पार्टी के कारकुनान को भी कहा जाता है, ताहम जो असल पटवारी है वो करप्शन अपनी जगह, ताहम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बड़ी ज़्यादा है कि वो रेवेन्यू सर्विसेज के साथ साथ तमाम रिकॉर्ड इकट्ठे करता है। काफ़ी टफ जॉब होती है इसकी। इसी वजह से आप देखेंगे कि बहुत सारे पटवारी रिटायरमेंट से पहले बीमार हो जाते हैं। तो खैर ये एक अलग इशू है, लेकिन उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। UC सेक्रेटरीज पे भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के साथ साथ इनको, जैसे ये आटा स्कीम है या बेनजीर इनकम सपोर्ट स्कीम है या कोई भी फंड आना है या कोई भी यहाँ पर हुकूमती एक्टिविटीज़ होनी है रिलीफ के हवाले से, रमज़ान के हवाले से, वो इनके ज़रिए दी जाती है। तो इसमें आउटसोर्स करने का मकसद यही है कि ये ठेकेदार पे डाल दिया गया है।
जैसे ये डाइवो कंपनी आती है या कोई भी कंपनी इसमें आती है जिन्होंने अप्लाई किया हुआ, तो वो अपने बंदे इंट्रोड्यूस करवाएगी। FWMC के पास जितने सेंट्री वर्कर्स हैं उनको प्रमोट करेगी। वो बंदे फिक्स होंगे, जैसे आबादी के हवाले से 1000 बंदे भी एक सेंट्री वर्कर है, ऐसे वो किया जाएगा कि 5000 बंदे से एक बंदा जो फाइनेंस ऑफिसर उनका बनाया जाएगा कि वो उनसे पैसे इकट्ठे करेगा, या रेवेन्यू ऑफिसर या कोई भी होता दिया जाता है। तो उसकी जॉब ही ये होगी कि वो सुबह से शाम तक बस रिकवरियाँ ही करेगा। तो इसमें ये भी एक्ट में बनाया जाएगा कि जो कुछ महीने मुसलसल डिफॉल्ट रहता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू की जाएगी, या उसके अलावा जो NOC दरकार होगा उसको FWMC से वो नहीं दिया जाएगा। तो यकीनन इससे 50 से 70% तक रिकवरी इकट्ठी करना आसान होगा। शहरी इलाकों में रिकवरी ज़्यादा हो जाएंगी। गांव देहात में इमरान असलम की निशानदेही बेहतर है कि कई गरीब लोग भी होते हैं, वहाँ पर नहीं होगी। वो तो जो चौकीदार होता है उसको भी नहीं देते 50 हो ना। कुछ गाँव के लोगों की वैसे भी आदत बनी होती है कि ठीक है रहने दें, आप सफाई ना करें, हमारे घर के बाहर से कूड़ा ना उठाएं। लेकिन शहर में ऐसा कम होता है, यहाँ पर लोग कंट्रीब्यूट कर लेते हैं, स्पेशली जब अच्छा ये वाला ऑप्शन लोगों के पास मौजूद होगा कि अगर कोई बिल वो पे नहीं करना चाहे, अच्छा सफाई का आप इतना हमारे घर के आगे का पोर्शन छोड़ दें, हम नहीं पे कर रहे हैं, इस तरह कोई होगा, या सफाई हो या ना हो, फिर वो तो प्लान है वो फ्लॉप हो जाएगा। नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होगा, लेकिन लोगों की अक्सरियत यही कहेगी, मतलब ये कंपलसरी है, आपको पे करना ही करना। जैसे वासा के लोग बिल्स लेने जाते हैं तो लोग कहते हैं कि आप हमारा गटर ना साफ करें ना, उसका मकसद ये होता है कि ये तो फिर पूरे मोहल्ले का मसला बन जाएगा ना, एक घर का गटर बंद करें तो वो पूरे मोहल्ले का मसला बन जाएगा। तो फिर ये वो इसी वजह से कहते हैं कि आप जो है वो लोग तो यही कहेंगे लोगों की बड़ी अक्सरियत के लिए आप हमारी सफाई ना करें, लेकिन ये वो रेवेन्यू ऑफिसर पे डिपेंड करेगा कि वो लेता है या नहीं लेता, क्योंकि हुकूमत अगर वो 100% रिकवरी करेगा तो उसको 2.5% देंगे, अगर वो नहीं करेगा 100% कम करेगा तो फिर उसके पैसे काटे जाएंगे। शुरुआत में बड़ी मुश्किलात आ सकती हैं। अब उसके पैसे बचाने के लिए वो कुछ तो करेगा ही, चाहे पल्ले से दे या जैसे भी करे, क्योंकि जब ये देखें शहरी इलाकों में जो एक्साइज है वो जब घरों से फीस इकट्ठी करता है तो 15% वो अपनी रखता है, 85% म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को दी जाती है, तो उसमें वो एक्साइज अमला भी। और एक्सपेक्टेड है कि ये अमल जो है वो 2 से 3 माह में स्टार्ट होगा, अक्टूबर तक। जी बिल्कुल, अक्टूबर तक स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, सितंबर में, मिड सितंबर में इनके ठेके लाड कर दिए जाएंगे, आउटसोर्सिंग मुकम्मल हो जाएगी। पहले अगस्त में करनी थी, ताहम डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल नहीं हुई लोकल गवर्नमेंट से, तो 1 महीना बढ़ाया गया और मिड सितंबर में इसको मुकम्मल करके जो भी कंपनीज के लिए एक्सपेक्टेड है कि ये अक्टूबर के मंथ में ये पूरे तरीक़ेकार ये बिल जो है ये मुकम्मल तरह से राइज हो जाएगा और आपको पे करना ही पड़ेगा। इससे क्या मुश्किलात बढ़ेंगी और आम जिंदगी किस तरह से आम शहरी की जिंदगी मुतासर होगी, इस हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और सफाई बिल के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से 2 से 3 माह पे इसमें मुकम्मल तौर पर इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी। अभी तक हमने इसकी तफसीलात के हवाले से बात किया कि कितने मरले पर कितना आपको बिल पे करना पड़ेगा, देहातों में क्या सिस्टम रहेगा, मैकेनिज्म शहरों में क्या रहेगा, लेकिन इससे क्या मुश्किलात पेश आएंगी, शहरियों की ज़िंदगी पर कितना असरात मुरतब होंगे। इमरान, आप ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि इसमें शायद शुरुआत में कुछ मुश्किलात भी हों, आपके ख्याल में वो मुश्किलात क्या हो सकती हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे पहले जो रिकवरी की इनकी जो है रेशो, उसमें कमी देखने को मिलेगी। इनके जो अफसरान हैं, इंस्पेक्टर रिकवरी जो ऑफिसर हैं, उनको बड़े दरपेश मसाइल होंगे, क्योंकि जब तक आप लोगों को इसमें लूप में नहीं लेंगे, लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं करेंगे, तो आपका ये जो मकासद है कामयाब नहीं हो सकता। फैसलाबाद में ज़्यादातर आबादी देहात पर मबनी है, तो जब तक देहात के लोगों को, यूसी सेक्रेटरीज को और नंबरदारों को लूप में लेते हुए इसका जो मैकेनिज्म नहीं तय किया जाएगा, तो आई थिंक तब तक ये रिकवरी के जो अहदाफ है वो हासिल नहीं किए जा सकेंगे। आप लोगों ने इसका इतलाक़ कर दी, क्योंकि पहले से वो वाटर सप्लाई की जो बिल दे रहे हैं, बाज़ लोगों के वाटर सप्लाई का जो पानी है वो आ पाता है, बाज़ के नहीं आ पाता, लेकिन वो देते हैं। तो अभी एक और जो बिल ऐड कर दिया गया है, क्योंकि बेशतर जो वहाँ पे होता है कि लोग सफाई वगैरह कर लेते हैं खुद, और बाज़ लोग जो है वो नहीं कर पाते, और वहाँ पे एक मतलब रखा हुआ है कि जनाब आप लोग जो नालियाँ वगैरह और जो भी काम सिर्फ एक बंदा वो करता है, उसको पैसे देते हैं या आटा जो भी वो लोग देते हैं। तमाम देहातों में ये रवायती निज़ाम चल रहा है। अभी सीन ये है कि जब ये आउटसोर्स करने लगेंगे तो फिर आप लोगों को वो जो पैसे है पे करने पड़ेंगे फी घर 200 से लेके जितनी तक इन्होंने अमाउंट रखी हुई है। तो इनको ये डिवाइडेशन करनी चाहिए कि किस हद तक किन किन घरों पर वो तलाक करेंगे। तमाम लोगों से एक बिल नहीं लिया जाएगा। अगर तो इस हवाले से अगर इनको लूप में लेते हैं, फिर इनका जो प्लान है वो कामयाब हो पाता है। लेकिन मैं समझता हूं कि लोग बेशक लोग नहीं दे पाएंगे।
अभी से ही हम बता रहे हैं, क्योंकि इनका जो रेवेन्यू प्लान है वो शुरुआत में फिर इनको एसी को डीसी को लूम में लेना पड़ेगा कि जनाब इन एरियाज़ में जो रिकवरी है बड़ी स्लो हुई है, तो यहाँ पे क्या किया जा सकता है। तो फिर वहाँ पे ये अवेयरनेस कैंपेन भी करेंगे कि जनाब ये सबसे हमारा मकसद है कि देहात को साफ़ सुथरा करें, क्योंकि देखिए ना एक ही प्रोजेक्ट के 2 नाम रखे गए थे, अब चमकेंगे गाँव साफ़ सुथरा पंजाब। तो अभी इनकी जो है ज़ाहिर है अहदाफ नहीं हासिल कर पाए, तो अभी इनको मजबूरन एक बिल की शक्ल में लाना पड़ रहा है। तो जिसको ज़ाहिर है ये भी एक आउटसोर्स की कड़ी है कि आप लोगों का जो रेवेन्यू प्लान है वो बेहतर किया जा सके। तो आई थिंक इनको शुरुआत में रेवेन्यू में थोड़ी सी मुश्किलात हो सकती हैं, इनके रेवेन्यू अफसरान को इस हवाले से कुछ ना कुछ तब्दील करना पड़ेगा, मोड ऑफ वर्क समझना पड़ेगा कि किस तरह हम इनसे जो ले सकते हैं। क्योंकि आप देख लें कि वो जो देहात के लोग जो फसलें वगैरह बीजते हैं, अभी से रबी और खरीफ की जो रिकवरी है वो भी पेंडेंसी है। मतलब आप देख लें कि करोड़ों रुपए की 100 में से सिर्फ 5% जो है देहात के एरियाज ने दी हुई है। मतलब आप देख लें कि अगर 15 करोड़ है, 15 में से 2 करोड़ है, 13 करोड़ की रिकवरी 2023 की रहती है। तो अब वो अपनी ऑन जो उनकी जो फसलें हैं उसके बिल नहीं अदा कर पा रहे महकमा इनहार को या रेवेन्यू अफसरान को, तो ये जो 200 बिल की शक्ल में है तो पेंडेंसी बढ़ जाएगी। तो इस तरफ उनको आना होगा, क्योंकि वो अपनी ऑन प्रॉपर्टी के जो बिल है या बयाना वो नहीं दे पा रहे। तो आप लोग जो सफाई का मरबूत निज़ाम है, जो महाना आपने 200 लेना ही लेना कि यू हैव टू पे देम व्हाटएवर आपके यहाँ है गंदगी या नहीं, तो इस तरफ जो है उनको थोड़ा सा कुछ चेंज करना पड़ेगा प्लान, तो तब ये बेहतर हो सकता है। और अब्दुर्रहमान, आपको क्या लगता है कि वो प्लान चेंज करने से खातिर ख्वाह कोई फ़र्क पड़ेगा? जैसे कि अवेयरनेस कैंपेन के हवाले से इमरान ने बात की है, कोई भी प्रोडक्ट, जैसे हमें भी पता है कोई बिजनेस कर रहा हो, प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले आप उसकी अच्छी खासी मार्केटिंग करते हो, तो इस तरह के बिल्स को एक्ट जो हमारे पे लागू किए जाते हैं, इससे पहले लोगों को आगाही देना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि वो उस चीज़ को समझें, उस डिसीजन का क्या मकसद है, वो डिसीजन उनके लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ये सारी चीज़ें उनको एक आगाही मुहिम के जरिए समझाई जा सकती हैं। तो क्या इस तरह की कोई हम अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च होते हुए देखेंगे आने वाले दिनों में? अभी क्योंकि 2-3 माह का टाइम है, जब तक बाकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होगी, पूरा एक्ट आएगा, लोग फिर उसके बाद बिल्स पे करेंगे, उसके दरमियान में लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए कोई प्लान है? देखिए जी, ये लोग तो पहले से बिल दे रहे हैं, जैसे कि आपने भी निशानदेही की, इमरान असलम ने भी, शहरी इलाकों में पहले से दिए जा रहे हैं। अब उसका सिर्फ ये फार्मेट चेंज होगा कि आप सेंट्री वर्कर की बजाय, लेकिन हमें उसके बावजूद शहर में बहुत बड़ी तादाद में कूड़े के ढेर दिखाई देते हैं ना। हम मकसद तो गवर्नमेंट का ये है कि अपने शहरों को, सूबों को, मुल्क को हर तरह की गंदगी से, कूड़ा करकट के ढेर से पाक करना, शायद इसी मकसद के तहत उन्होंने सफाई बिल को, एक्ट को लागू किया है। देखिए, जब फैसलाबाद से या पूरे फैसलाबाद डिवीजन से करोड़ों रुपया इकट्ठा होगा तो हुकूमत को आसानी होगी कि उस पैसों से तनख्वाहें भी दी जाएं, नई मशीनरी भी ली जाए जो कि बड़े सालों से नहीं ली जा रही, नया अमला भी रखा जाए, कंपनी ने प्रॉफिट भी अपना लेना है। तो ये मेरा ख्याल है कि सफाई का सिस्टम इससे काफ़ी हद तक बेहतर होगा। आउटसोर्सिंग के बड़े फ़ायदे भी होंगे, नुकसान भी होंगे, ताहम फ़ायदे उसमें ये है कि हुकूमत पे जो माली बोझ है वो कम होता जाएगा, नुकसान पब्लिक है। हुकूमत पे माली बोझ कम हो जाएगा लेकिन आवाम पे बढ़ जाएगा। कहने को सिर्फ 200 से ये 5000 तक की बात है, लेकिन आज के दिहाड़ीदार तबके के लिए जहाँ पे वो 700 से 800 रुपए कमाता है, वो घर के लिए अपने बच्चों की फीसेस के पैसे निकालेगा, किराए के पैसे अपने घर के निकालेगा, बिजली का बिल देगा, या वो 200 रुपए की सूरत में, उसके लिए 200 रुपया भी बहुत बड़ी अमाउंट है। अब्दुर्रहमान, ये गवर्नमेंट इस तरफ भी तो सोचे ना कि रिकवरियां तो करेंगे, रेवेन्यू तो जनरेट करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली बहुत बड़ी तादाद में जो कि हमारा इस टाइम पे बेरोजगार तबका, हमारा मिडिल क्लास फैमिली जो कि ऑलरेडी चीज़ों में सर्वाइव कर रहे हैं, वो नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। ये बात आपकी दुरुस्त है कि यहाँ पर लोगों के लिए बड़ा मसला है। पहले से यूटिलिटी बिल्स के बोझ तले आवाम दबी हुई है। बिजली के बिल्स ने स्पेशली इन गर्मियों में खड़ाका निकाल दिया है कि वो इस्लामाबाद में जमात इस्लामी भी एहतजाज कर रही है। एजाज गोहर रोज़ाना की बुनियाद पर टीवी पे डॉक्यूमेंट्स लेके बैठ जाते हैं कि IPPs ने किस तरह से मुल्क को लूटा है और पिछले 20 सालों में अरबों खरबों रुपया इकट्ठा किया है बगैर बिजली दिए। उसमें गैर मुल्की कंपनीज भी है, उसमें हमारे अपने भी लोग हैं जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। तो लोकल सरमायाकार ने जो है वो लोगों का खून निचोड़ लिया बिजली की सूरत में कि IPPs के जो यहाँ पर बिजली बनाए या ना बनाए, कैपेसिटी चार्जेस की मद में लेने ही लेने हैं। तो ये बहरहाल लोग पहले से पिसे हुए हैं, उस पर एक और बिल लाया जा रहा है। ताहम ये लोगों पे मजबूरी है कि अब ये नहीं देंगे तो फिर सफाई नहीं होगी। इसी तरह से दीगर काम हुकूमत के जो एजुकेशन है उसको आउटसोर्स कर रही है, हेल्थ को आउटसोर्स कर रही है। तो इस सब का मकसद ये है कि सर्विसेज आप पेड हो जाएं, सर्विसेज अनपेड ना रहें।
क्योंकि इनके पास इतना पैसा नहीं रहा। ये जो पेंशन बट द प्रॉब्लम इज दैट ना कि जो सर्विसेज के चार्जेस लिए जाते हैं वो फिर इतना बोझ बढ़ जाता है, आम आवाम पे इतना बोझ बढ़ जाता है। कहने को टैक्स फ्री बजट होता है, कहने को आवाम के लिए फैसिलिटीज होती हैं, कहने को तारीख में पहला बजट होता है जो कि आवाम पे बोझ नहीं डाल रहा, लेकिन अल्टीमेटली वो चार्जेस की सूरत में इतना बोझ आ जाता है कि मुझे लगता है कि आम आदमी के पास अल्लाह न करे किसी पैसे सिचुएशन आए, लेकिन हमने देखा है कि सुसाइड की रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ी है और अच्छे खासे कारोबारी तबके से इस तरह की हमें न्यूज़ मिली हैं जो कि बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। जी, जो लोग बाहर जा रहे हैं वो इस मुल्क से मायूस होकर जा रहे हैं, इस मुल्क के मुस्तकबिल से लोग मायूस हो गए हैं। 1 लाख नौजवान महाना जो है वो बाहर जा रहा है, या लोग जो नौकरियां लोगों की लगी हुई थी वो छूट गई हैं, कारोबार छूट गए, इंडस्ट्री बंद हो गई है। तो ये सारा कुछ वही है जो हुकूमती पॉलिसीज़ का ये नतीजा निकला है कि पिछले 2-3 साल में जो है वो फैसलाबाद में लाखों लोग बेरोज़गार हुए हैं, ओवरऑल पूरे मुल्क की सूरत हाल ख़राब हुई है, नए बिजनेस बंद हो गए हैं, होटल इंडस्ट्री या इस तरह के जितनी भी इंडस्ट्रीज़ थी वो सारी की सारी तबाह हुई हैं। कारें जो यहाँ पर रिकॉर्ड फरोख्त हो रही थी उनकी फरोख्त बिल्कुल बंद हो गई है, प्रॉपर्टी का बेड़ा गर्क। बिल्कुल ठीक है, ये तो एक सफाई के बिल के हवाले से हमने बात की है, लेकिन ना कहीं मजीद तब्दीलियां भी होती रहती। पहले कहा जाता था कि सरकारी नौकरी होगी तो जिंदगी आपकी सुकून में है। पेंशन के हवाले से भी कोई नई तरमीम और एक्ट सामने आया, उस हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और जैसे मैंने पहले भी ब्रेक पे जाने से पहले बात की कि सफाई बिल के हवाले से तो कुछ नई चीज़ें हमारे सामने आई हैं। इसी तरह से सरकारी मुलाजमीन की पेंशन और रिटायरमेंट को लेकर कुछ चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, कुछ ऐसे एक्ट सामने आ रहे हैं कि अब जो भी सरकारी भर्तियां होंगी उनको ऑप्शन दिया जाएगा कि क्या वो रिटायरमेंट और पेंशन दोनों में से एक ऑप्शन ले सकते हैं। इसका मतलब ये है कि रिटायरमेंट के वक्त आपको एक अमाउंट मिलता था, वो अमाउंट आप लेंगे या फिर उसको ग्रेजुअली आप मंथली पेंशन की सूरत में लेंगे। तो ये इसकी तफसीलात क्या हैं और ये कब से लागू होगा, कब से ये तमाम चीज़ें राइज कर दी जाएंगी, और जो लोग पहले ऑलरेडी रिटायरमेंट के अमाउंट भी ले चुके हैं, पेंशन भी ले रहे हैं, तो उनके साथ मामला इमरान किस तरह से चलेंगे, क्या ये पूरा मामला है? हुकूमत पंजाब ने एक नया पेंशन तरमीमी एक्ट जारी किया है जिसके मुताबिक जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको अब पेंशन और छुट्टियों के मुतबादल लीव एनकैशमेंट दिया जाएगा। अब वो तमाम मतलब यही समझ लें कि इनकी जो मौजें हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। इससे पहले KPK गवर्नमेंट में तो साल 2022 से ही हो चुका है कि जनाब उनको पेंशन का इस जो नफाज है वहाँ पे किया गया कि पेंशन वो नहीं मिलेगी। अभी ग्रेजुअली आप देख सकते हैं कि पंजाब की तारीख में सबसे जो बड़ा अलमिया ये था कि सरकारी मुलाजमीन की जानब से लीव एनकैशमेंट इस तरह दीगर जो बेसिक सैलरीज की बुनियाद पर एहतजाज किए जाते थे कि जनाब हमारी जो सैलरीज हैं सरकारी मुलाजमीन के पास सिर्फ एक पेंशन होती है जो लमसम अमाउंट उसको मिलती है, उसके अकॉर्डिंगली वो अपने जो ज़ाहिर है रिटायरमेंट के बाद एक ज़िंदगी का जो गुजर बसर है उस पर इंडिपेंडेंट होता है। अब वो भी जिसे कहते हैं कि ऐसा ख़त्म होने की तरफ कर दी गई हैं और उसके अकॉर्डिंगली अभी इनका जो फ्रेश स्टेटस देख लें, जो सैलरीज का इतलाक है उस हद तक नहीं है। पंजाब में बजट में जो सैलरीज बढ़ाई गई हैं तो आप देख लें कि सरकारी मुलाजमीन को तो मिल रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप ये देख लें कि वो जो सैलरी फिक्स की गई है, कम से कम उजरत जो फिक्स की गई है तमाम फैक्ट्रीज की, तमाम इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की, आया वो मिल रही है। आप एक तरफ टैक्सेस पे टैक्सेस लगा रहे हैं, जनाब नया बिल ला रहे हैं, पेंशन खत्म कर रहे हैं, सरकारी मुलाजमीन के आम आदमी का एहसास कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपके पास कोई रिलीफ पैकेजेस नहीं है, आप कोई एक पैकेजेस जो है वो आवाम को दे दें। सोलर स्कीम ला रहे हैं, पता नहीं लोग अप्लाई किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ आपने जो रोशन घराना स्कीम थी और अपना घर स्कीम आपने लॉन्च की, अभी तक किसी को घर नहीं मिला। और इस तरह के दीगर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो आप कहाँ पे आप लोग इस वक्त फाल कर रहे हैं। आप तो एक कम से कम उजरत पे अमल दरामद करवाने में नाकाम रहे हैं। तो आई थिंक ये इस तरह के जो फैसले हैं ये जाहिर है आप लोग इसको अवाम दोस्त बजट तो नहीं कह सकते, ज़ाहिर है अवाम दुश्मन बजट ही होता है जब तक आप सरकारी मुलाजमीन और इसी तरह आम आदमी का एहसास करेंगे। उसकी जो पावर्टी जो अभी रेशो बढ़ रही है इसका ये कि उनका जो रेवेन्यू कम है, अखराजात ज़्यादा हैं। तो पेंशन तो खैर एक मैं समझता हूँ कि सरकारी मुलाजमीन को ये जो वो दिया गया है उनको सदमा बर्दाश्त करना पड़ेगा कि लीव एनकैशमेंट की सूरत में उनको दिया जाएगा, या तो वो ज़ाहिर है वो पेंशन लेंगे या फिर लमसम जो उनके क्राइटेरिया के तहत पूरा उतरेगा उसको दी जाएगी। लेकिन मैं समझता हूँ आम आदमी को इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो सस्ते आटे की है, इसी तरह ज़रूरी अशिया की है। आपके प्राइस कंट्रोल मिनिस्टर गायब है, चिकन की कीमतें कहाँ पर जा चुकी हैं। मतलब आप क्या देना चाह रहे हैं आवाम को? प्योरिटी पॉलिसी मेकर्स ही नहीं, इनके पास कुछ भी नहीं है। इनके पास मतलब कुछ आप लोग दे दें आवाम को रिलीफ पैकेजेस
ताकि उनको पता चले कि जनाब हुकूमत आई है, वो गवर्नमेंट आई है जो कहती है दावे 200 यूनिट तक, इनके वादे थे कि 200 यूनिट तक जो बिजली मुफ्त दी जाएगी, वो वादा ही वफा कर दे जनाब। हम देख जाएं कि ये गवर्नमेंट ने वादा वफा किया है। कुछ वादे वफा होंगे या बेवफाई की नजर ही सब कुछ हो जाएगा। ये टाइम है मतलब इस तरह की तब्दीलियां करने का। देखिए जीनत, मसला हुकूमत के लिए ये बना हुआ है कि यहाँ पर जो बिजली के बिल्स हैं वो उसने लोगों का कबाड़ा कर दिया हुआ है। आटा पिछले साल की निस्बत बहुत सस्ता है, शय खुर्दोनोश बड़ी सस्ती हैं। मसला सिर्फ एक है, बिजली और फ्यूल जो काबू में नहीं आ रहा। फ्यूल बाहर से लेना है, वो उस पर उन्होंने लेवी टैक्स बढ़ाया हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिजली के बिल्स जो IPPs की वजह से बढ़े हुए हैं, ये पंजाब हुकूमत की परफॉर्मेंस को भी खाए जा रहे हैं, ये फेडरल गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को भी खाए जा रहे हैं। थोड़ा सा ये क्लियर करें, वो जो हमने पेंशन की बात की है कि ये अभी तो एक्ट लागू हो गया है कि अब जो नई भर्तियां होंगी उनको ये ऑप्शन लेना पड़ेगा। ऑलरेडी जो लोग पेंशन और रिटायरमेंट दोनों की अमाउंट, जिनको अमाउंट भी मिली थी, वो तरीकेकार क्या रहेगा, उन लोगों के लिए क्या तब्दीली आएगी, या उनका जो जिस तरह से अमल चल रहा है उनका प्रोसीजर वैसा ही चलता रहेगा? जो लोग मुलाजिम हैं उनकी यहाँ पर सैलरी से एक मखसूस अमाउंट काटी जाएगी पेंशन इस्लाहात की मद में। कि पहले ये था कि हुकूमत सारी पल्ले से खुद देती थी। एग्जैक्टली, पहले हुकूमत पल्ले से देती थी, अब 50% कंट्रीब्यूट हुकूमत करेगी, 50% मुलाजिम करेगा। और यूं जो पेंशन उसकी तनख्वाह से काटी जाएगी 50% हुकूमत डालेगी। ये सारा इन्वेस्ट की जाएगी रकम, और उसकी रिटायरमेंट पे उस इन्वेस्टमेंट से रकम निकाल के उसको दी जाएगी। जैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट है, प्रॉपर्टी में है, स्टेट लाइफ में, किसी भी तरह से बॉन्ड्स खरीदे जाएंगे। मतलब उसी की तनख्वाह में से बचा हुआ जो पैसा होगा, उसी की सेविंग को उसी को रिटायरमेंट की सूरत में दे दिया जाएगा। एग्जैक्टली। तो वो फिर वो तो एक मखसूस अमाउंट अपने बैंक में भी रखवा सकता है ना सेविंग के तौर पर, कि सेविंग अकाउंट खोल लो, उसका होगा 50 हुकूमत का होगा। अच्छा। मतलब डबल किया जाएगा ना, कि जैसे फर्ज करें अगर 1000 रुपया उसका काटा जा रहा है, 1000 हुकूमत डालेगी और 2000 रुपये इन्वेस्ट किए जाएंगे। और जो मुलाजमीन 1 जुलाई के बाद भर्ती हुए हैं इस माली साल में, उनको ऑप्शन दिया जाएगा कि वो अपनी पेंशन, ये जैसे इमरान असलम ने कहा है, या रिटायरमेंट, उसमें से एक ऑप्शन ले लेंगे। तो ये इस तरह से होगा। फिर जो मुलाजमीन अपनी पेंशन का चूज़ करेंगे, वो जब तक जिंदा रहेंगे उनको पेंशन मिलेगी, उसके बाद उनकी बेवा को 10 साल मिलेगी और उसके बाद ख़त्म। पहले ये होता था कि उनकी बेवा को लाइफ टाइम तक जो है वो पेंशन मिलती रहती थी। तो ये पेंशन का बोझ इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि यहाँ पर ख़जाने का एक बड़ा हिस्सा पेंशन पर चला जाता है। तो इस बोझ को कम करने के लिए 2 तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एक तो ये कि जो मुलाजमीन फौत हो जाते हैं उनकी पेंशन जल्द अज जल्द ख़त्म की जाए 10 सालों में, और इसी तरह से जो कंटिन्यू करते हैं उनकी तनख्वाह में से आधे पैसे काटे जाएँ, आधे हुकूमत डालें, और उसको किसी न किसी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करके फिर वहाँ से जो प्रॉफिट की सूरत में निकाल के वो दिया जाए, ताकि पेंशन का जो बोझ है वो कम हो सके। क्योंकि यहाँ पर ये स्पेशली ये हुआ था कि जो भी मुलाजमीन रिटायर्ड हो जाते हैं, या स्पेशली सिक्योरिटी फोर्सेस के मुलाजमीन जल्दी रिटायर हो जाते हैं, तो उस वजह से उनकी एज काफ़ी पीछे बढ़ चुकी होती है और उनको पेंशन एक लंबे टेनोर तक देना पड़ती है। तो अब पेंशन का बिल इतना ज़्यादा हो चला था कि समझ लें कि पहले नंबर पर हम जैसे रखते थे कि कर्ज़ों के लिए, कर्ज़ों की वापसी की सूरत में या दीगर अखराजात, तो ये तीसरे चौथे नंबर पर पेंशन बिल आ जाता था कि जिसमें लोगों की पेंशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती थी। तो ये भी कर दिया ना सर, वो सरकारी जो मुलाजमी वफात पा जाते हैं, कोटा सिस्टम 17A के तहत कोटा, जो उनकी जो भी मुलाजिम दौरान ड्यूटी फौत हो जाता था, 17A के तहत उसके बेटे को या बेटी को मुलाजमत दी जाती थी। वो भी खत्म कर दिया गया है। मतलब क्या आप लोग यार, तो इसमें तो फिर वही बात है कि बेरोजगारी ऑलरेडी इतनी, अगर कोई ऑप्शंस मौजूद थे, कोई रास्ते थे, आप वो भी बंद करते चलेंगे तो फिर मुल्क किस तरफ जाएगा? फिर ये क्या, ये कहना चाहता हूँ कि जब ये फैसले जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कर रही है, आप लोग जो मुलाजमीन के साथ इस तरह का सलूक बर्ताव कर रहे हैं, पेंशन ख़त्म कर रहे हैं, कोटा सिस्टम ख़त्म कर रहे हैं, उनके लीव एनकैशमेंट के मसाइल नहीं हल कर रहे, तो किस तरह एक आम बंदा चाहेगा कि मैं गवर्नमेंट सेक्टर के इन प्रोजेक्ट्स पर अपना भरपूर किरदार अदा करूं? किस तरह वो सिंसियर और लॉयल्टी के साथ काम करेगा? गिव एंड टेक ही। तो इमरान, उस जगह पे कोई ना कोई नई हायरिंग तो आपने करनी है। ऐसा ही है। तो वो अगर उसी बंदे की रिप्लेसमेंट में आ जाएगा तो चलो एक खानदान जो है उसके लिए जरिए मौज का सिलसिला जारी रहेगा। आप लोगों ने भर्तियां की हैं, ऊपर से आप लोग इस तरह के फैसले कर रहे हैं, जाहिर है हर साथ रात से कोई भी नई हायरिंग हो ही नहीं रही, मतलब हायरिंग भी नहीं है। लेकिन वो कोटा सिस्टम के थ्रू एक वो चीज तो थी ना कि अगर अनफॉर्चुनेटली अगर कोई इस तरह की सिचुएशन होती है तो आप बेटा या आपकी बेटी उस जगह पर आ जाती है, और इससे बहुत सारी आसानियां उस फैमिली के लिए आसानियां बन जाती हैं।
और हुकूमत के लिए नए नए तरमीम करना, नए नए एक्ट लेकर आना, हमेशा से पब्लिक ने उनका साथ दिया है, लेकिन उन पर बोझ को इस तादाद में बढ़ाते जाना, ये क्या वाकई ही सही है? ये सोचने की बात है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम का हिस्सा बने। वक्त है छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं स्थिति आसन। सियासी मंजरनामे पर हमेशा से जब भी नजर हम डालते हैं तो हमें हर बार कुछ ना कुछ नई चेंजेस दिखाई देते हैं। ओवरनाइट पाकिस्तान में नए बिल्स आ जाते हैं। जैसे कि हम अपने पहले प्रोग्राम के हिस्से में भी बात कर रहे थे कि अगर बिलिंग की बात की जाए, यूटिलिटी स्टोर्स के बिल्स की बात की जाए या फिर घर के ग्रॉसरी बिल्स की बात की जाए, इन सब से हटकर एक सबसे बड़ा बिल जो आजकल लोगों के लिए वबाले जान बना है वो है हमारे पास बिजली के और रसोई गैस के बिल्स, फ्यूल की कीमतों का बढ़ जाना, और ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि हमारे ओवरऑल घर के बजट को ख़राब करती हैं। इसी तरह से अगर हम अपने मुल्क की सूरत हाल की बात करें तो हमारे ऐवानों में बैठे हुए हुक्मरान जो भी फैसला करते हैं वो किसी एक शहर, एक सूबे के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए होते हैं, पाकिस्तान को उसी तरह से मुतासिर करते हैं। बिजली के बढ़ते हुए क्राइसिस और उससे पाकिस्तान, और स्पेशली अगर फैसलाबाद की बात की जाए क्योंकि इंडस्ट्री यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, किस तरह से कारोबार ठप हो रहा है, किस तरह से टेक्सटाइल को नुकसान पहुंच रहा है, उससे हमारी एक्सपोर्ट्स किस तरह से कम हो रही है और इंपोर्ट बढ़ती चली जा रही है, जिससे हम अच्छा रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। माशी बदहाली है, सियासी बदहाली है, अवाम परेशान है, और अब महंगाई से सताई हुई अवाम के लिए क्या कोई रिलीफ इन फ्यूचर हमें दिखाई देगा? और जो जब भी 100 दिन की कारकर्दगी PMLN की कंप्लीट हुई थी तो उस पर भी मैंने खसूसी प्रोग्राम किया था जिसमें हमने कोशिश की थी कि हम बात करें कि उन 100 दिनों में कारकर्दगी कैसे रही। अब मजीद उसमें दिन ऐड हो गए हैं, तो अभी क्या मौजूदा सूरत हाल है, सियासी मंजरनामा क्या कह रहा है, सियासत का ऊंट आने वाले दिनों में किस करवट बैठेगा और अवाम के लिए क्या नवीद नहीं होगी, या अगर ये कहा जाए कि महंगाई में और कितनी तादाद में, कितनी शरह में इजाफा होगा, इसी पर हम बात करेंगे। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ आज का जो हमारे दोनों गेस्ट हैं उनके हवाले से ये है कि हम पीपल्स पार्टी और PMLN की हमेशा से शराकत दारी की बात करते हैं। तो मेरे पास जो दोनों मौजूद हैं, दोनों पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो आज का मौजू भी हमारा सियासत ही रहेगा और गुफ्तगू आई एम श्योर कि बड़ी दिलचस्प होने वाली है। तो आपने प्रोग्राम के लास्ट तक हमारे साथ बने रहना है। अपने मेहमानों से मैं आपका विदाउट वेस्टिंग टाइम इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं इसरार अहमद मुन्नी खान साहब जो कि टिकट होल्डर हैं मुस्लिम लीग नून फैसलाबाद कर, उन्हीं के साथ तशरीफ फरमा है इफ्तिखार हलीम रजा, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप दोनों? खैरियत से हैं? पहले तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि दोनों पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे पास मौजूद हैं, क्योंकि ये सवाल मैं हर किसी से करती हूँ कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की शराकत दारी अवाम के लिए किस तरह से आसानी पैदा करेगी, और यही मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत मशहूर हूँ कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया, और जहाँ तक पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमती शराकत दारी या मुल्क में सियासी हवाले के साथ जो है वो उनके साथ मिल के चलने का जो सिलसिला है वो मैं समझता हूँ कि जब से चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ किया था, उस वक़्त से लेके आपको PMLN और पीपल्स पार्टी के दरमियान आप एक नुमायाँ एक फ़र्क आपको महसूस हो रहा होगा, और वो जो एक दूसरे की टांगें खींचने का जो सिलसिला था या हुकूमतें गिराने का सिलसिला था या किसी को विक्टिमाइज़ करने का सिलसिला था, वो आपको नज़र नहीं आया होगा। और इश्यूज़ के ऊपर बिल्कुल वो बड़ी अपनी पीपल्स पार्टी भी अपनी पॉजिटिव अवामी मसाइल को सामने लेके आती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अच्छा कम्बिनेशन है, और जमहूरियत का ये हुस्न है कि आप चाहे नज़रियाती तौर पे एक दूसरे के मुखालिफ ही क्यों ना हो, तो आपस में आप ऐसी रिलेशनशिप बिल्ड करें कि आप मिल के चल सकें, आप आवाम की बेहतरी के लिए काम कर सकें। क्योंकि मेरी दानिश के मुताबिक इस वक्त ये 25 करोड़ का मुल्क है, बिल्कुल, और 25 करोड़ आवाम जो हैं वो इस वक्त जिन हालात का शिकार हैं, और इससे पहले जो हुकूमत आई और उसकी भी जो तरजीहात थी वो भी किसी ढकी छुपी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये किसी एक पार्टी के बस का रोग भी नहीं है। तो पीपल्स पार्टी की जो है वो
उनकी भी एक तारीख है और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से लेके अब तक उन्होंने भी अवाम के लिए जो किया है वो भी उसकी सबसे बड़ी जज तो अवाम है। और इसी तरह मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने भी जो सियासत में जो किरदार अदा किया है वो भी एक खुली किताब है और वो भी कौम के सामने है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त मुल्क एक गिरदाब में फंसा हुआ है, उसमें बेशुमार मसले मसाइल हैं जिसमें IMF के साथ साबका हुकूमत के वो मुआहदे हैं जिनको हम जो है वो यकसर मुस्तरद भी नहीं कर सकते और उसके बगैर जो है वो चला भी नहीं जा सकता। सर क्यों उसके बगैर चला नहीं जा सकता? आम ख्याल और तजिया निगार बहुत सारे ये बात भी करते हैं कि अगर हुकूमत अपने बहुत सारी लग्जरीज पर कट लगाए तो शायद हमें कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी और हम बिना कर्ज लिए IMF के साथ मुल्क को अच्छे तरीके से लेकर चल सकते हैं। लेकिन उस सूरत में जब तक हमारे जितने भी हुक्मरान हैं वो अपनी लग्जरीज को कंट्रोल कर लेंगे। इज़ इट दैट ट्रू? देखिए, आपकी बात काफ़ी हद तक दुरुस्त है। आपके सामने है कि IMF के साथ हमारा एक लंबा सिलसिला चल रहा था। PMLN की गवर्नमेंट थी, 2016 में हमने IMF को खैरबाद कह दिया था। इसका मतलब ये है कि हमारी इकोनॉमी इतनी बेहतर हो चुकी थी, मुल्क बेहतर चल रहा था, सही। तो इसीलिए हमने IMF से कहा कि जी अब हमें ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो सिलसिला बना उस वक्त भी पीपल्स पार्टी हमारे साथ शराकतदार थी। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी वहाँ पर सिंध में जी। उसके अलावा अपोजिशन में भी वो लोग थे, सेनेट में उनकी स्ट्रेंथ थी, जरदारी साहब सदर थे। तो मकसद ये कहने का है कि उस वक्त के हालात में और आज के हालात में आप उसको कंपेयर करके देख लें। अच्छा इफ्तिखार साहब, मैं यहाँ पे आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगी क्योंकि इसरार साहब ने, खान साहब ने ये कहा है कि कंपेनियनशिप बड़ी अच्छी चल रही है और बड़ी लिहाज से कहा भी है कि ब्लेम गिव नहीं। लेकिन जब हमने देखा कि ये शराकतदारी नहीं थी तब एज यूजुअल जो हमारे यहाँ सियासी सिनेरियो होता है, एक दूसरे की टांग भी खींची जाती है, एक दूसरे को सड़कों पर घसीटने की बात भी की जाती है, एक दूसरे पर ब्लेम गेम भी किया जाता है। तो ये सिनेरियो एक ही प्लेटफॉर्म पर आने के साथ चेंज कैसे हो जाता है? क्योंकि उस वक्त अगर हुकूमतें दोनों पार्टीज अलग अलग कर रही थी, रूल कर रही थी, तो दोनों का अलग स्टांस था, दोनों के अलग विजन से, दोनों एक दूसरे के लिए भी बात करते थे। तो ये इख्तलाफ राय रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन टोटली 360 डिग्री ये सिनेरियो का चेंज हो जाना, ये हम क्या समझें इसको? शुक्रिया 41, आपने हमें मदू किया, बहुत शुक्रिया। जैसे खान साहब ने बोला कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने मसाके जमहूरियत किया, ये उसी की बुनियाद है। ठीक है। उस वक़्त वो जो मसाके जमहूरियत था वो इस मुल्क के लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी। उसके बाद मोहतरमा की शहादत हो गई तो फिर जरदारी साहब ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। जरदारी साहब आप देखें कि वो पाकिस्तान को संभालने के लिए वो आगे बढ़े। सारे इख्तलाफात नून लीग से हमारे माजी में काफ़ी इख्तलाफात रहे। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन ये बात को पसंद नहीं करता कि हम इनके साथ इल्हा कर रहे हैं या इकट्ठे चल रहे हैं, लेकिन कायद की बात मानते हुए पाकिस्तान की खातिर मतलब पार्टी में ये चीज की रजामंदी नहीं है। आप ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अभी नहीं, कारकुनों की मैं बात कर रहा हूँ। पार्टी में जो जो है वो जो ऊपर के सतह के लोग हैं ना, जो सही बात समझ रहे हैं कि मुल्की हालात क्या हैं, उन्होंने जो जिन लोगों ने पॉलिसी बनाई है, फिर जरदारी साहब ने सबको बताया कि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो नहीं अच्छे। अगर हम पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाह रहे हैं तो हमें ये स्टेप लेना होगा। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये स्टेप लिया, अपने तमाम इख्तलाफात को भूल कर। ये पाकिस्तान के लिए लिया गया था या पंजाब में जो इलेक्शन में हमने यहाँ पे पीपल्स पार्टी की कमजोर मैंडेट देखा उसकी वजह से? नहीं, उसकी वजह से नहीं लिया गया। यकीन करें जरदारी साहब, जब भी हमारी उनके साथ मीटिंग हुई है बिलावल चेयरमैन बिलावल साहब के साथ, जरदारी साहब ने बिलावल साहब ने यही कहा कि पहले पाकिस्तान, अगर वतन अजीज को हमारी ज़रूरत है। हमेशा पाकिस्तान में जब भी कोई मुश्किल आई है, आईनी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत को बचाने के लिए अपना किरदार ज़रूर अदा किया और कभी पीछे नहीं हटे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन, पाकिस्तान की लीडरशिप, पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने कुर्बानियाँ दी हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब शहीद हो गए, मोहतरमा बेनज़ीर
पूरी फैमिली आप देखें कि अब उनके साथ जो मामलात हुए हैं, तो मुल्क पाकिस्तान के लिए मेरा ख्याल ये जो काम है ना ये किया गया है। और वरना ये कोई मुश्किल नहीं थी कि हम उनके साथ जो है वो चलती रहती हमारी तसल जो है, लेकिन पाकिस्तान को बचाने के लिए ये ज़रूरी था। अच्छा खान साहब, क्या पार्टियां पाकिस्तान को बचा पा रही हैं? क्योंकि जिस तरह से महंगाई का तूफान आया, लोग हर बार इलेक्शन में वोट देते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाली हुकूमत बेहतरी लेकर आएगी, रिलीफ लेकर आएगी, पैकेजेस दिए जाएंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ आवाम पर महंगाई का बोझ बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन 100 दिन की जो रिपोर्ट पेश की गई और जो पंजाब के हवाले से मैं बारहा बार अपने प्रोग्राम में ये बात कर चुकी हूँ कि बजट फ्री, टैक्स फ्री बजट की तो हमेशा बात की जाती है, लेकिन इतनी महंगाई कर दी गई है कि शायद वो बजट भी उसी के अंदर ही इंक्लूड हो जाता है, वो टैक्स भी उसी के अंदर इंक्लूड हो जाता है। देखने को जीरो टैक्स है, लेकिन आवाम कहीं ना कहीं महंगे दामों चीज़ें खरीदने पर मजबूर है। और सबसे बड़ी, जैसे कि आपने भी स्टार्टिंग में बात की थी कि बिजली के बिल्स, ये बहुत बड़ा बवाले जान बना हुआ है। तो ये रिलीफ का सिलसिला कब शुरू होगा? ऑलमोस्ट इस हुकूमत को अब जो है वो पहले 3 माह कंप्लीट हुए, 4 माह, 5 माह, इस तरह से ग्रेजुअली टाइम गुजरता जाएगा, लेकिन अभी भी हमें कहीं से वो सिलसिला दिखाई नहीं दे रहा है कि आवाम के लिए कहीं कुछ बेहतरी का अमल शुरू हुआ हो। सूरत हाल ये है कि पंजाब में हमारी हुकूमत है, मरकज़ में हमारी मखलूत हुकूमत है, पीपल्स पार्टी के साथ और दीगर जमातों के साथ मिलकर हुकूमत कायम। जो नेशनल लेवल की पॉलिसीज़ हैं वो कोई ऐसी बात नहीं है जो पीपल्स पार्टी से ढकी छुपी हो और जो दीगर जमातें जो हमारी अलाइज हैं उनसे ढकी छुपी हो। बजट में भी पीपल्स पार्टी ने और दीगर जमातों ने जिन जिन इश्यूज़ के ऊपर वो समझते थे कि इनके ऊपर कोई स्पेस बन सकती है, इसमें अवाम को रिलीफ दिया जा सकता है, उन्होंने एतराज़ात उठाए और वो काफ़ी हद तक वो एड्रेस भी हुए। जहाँ तक IMF के साथ मुआहदों का ताल्लुक है, देखिए मुआहदा जो होता है ना, हाँ जी, वो मुआहदा ये कोई हवा में कोई चीज़ नहीं होती, वो राइटिंग में होता है। ठीक है। हमारे लिए सबसे बड़ा मसला ये था कि जब 18 महीने की PDM की गवर्नमेंट थी तो IMF ने सीधी बात की, उन्होंने कहा जी एक गवर्नमेंट के साथ ही हमारा मुआहदा था, अगर आप इस मुआहदे के ऊपर चलेंगे तो हम आगे चलेंगे, नहीं तो हम आपको एक सिंगल पैनी देने के लिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, वो मुआहदे ऐसे थे कि जो साबका हुकूमत है उन्होंने जाते हुए ऐसे मुआहदे किए कि ताकि हमारी गवर्नमेंट तो जा रही है, हम ऐसे मुआहदों में इनको उलझा दें ताकि ये डिलीवरी न कर सकें। उसमें सबसे पहला इशू था मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाना। जो मुल्क डिफ़ॉल्ट करते हैं, आप भी तारीख से वाकिफ़ हैं, माशाल्लाह पढ़ी लिखी हैं, और मैं ये समझता हूँ कि आपने मास्टर किया हुआ है, फिर आप खुद समझती हैं कि जब कोई मुल्क डिफ़ॉल्ट करता है तो फिर आपकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है ना वो जिस तरीके से मुतासर होती है। उसके अलावा आपके साथ दीगर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो भी आपके साथ जो है ना अपने मामलात को समेट लेते हैं। फिर आपकी LCs नहीं खुलती, फिर आपके मुल्क में जो है यहाँ तक कि दवाइयाँ जो हैं जो इंसान की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं, फिर आपकी आमदरफ्त के लिए जो हम तेल इंपोर्ट करते हैं, खाने पीने का जो ऑयल हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, ये तमाम चीज़ें जो कमोडिटीज़ की, ये तमाम चीज़ें रुक जाती हैं और फिर वो महंगाई का जो तूफान है वो इंसान उसको अल्फाज में भी बयान नहीं कर सकता। बिल्कुल, और तो वो सूरतें हमें हाल दिखाई दे रही है और किस तरह से महंगाई आम शहरी की ज़िंदगी को मुतासिर कर रही है और कैसे हम आने वाले दिनों में इसका बेस्ट प्लान क्या है हुकूमत के पास, इस हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक टू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे सिटी एट 10 और सियासी कहानी क्या है, सियासी जो ऊंट है वो किस करवट बैठेगा, क्योंकि आवाम के लिए इस टाइम पे ये कंसर्न नहीं है कि कौन सी पार्टी किस पार्टी से बेहतर परफॉर्मेंस कर रही है। आवाम के लिए ये कंसर्न है कि आया क्या उसके घर के बिजली के बिल पूरे हो रहे हैं, जो उसकी माहाना तनख्वाह है वो उसको टाइम पे मिल रही है, उसके बच्चों की फीसेज ईजिली पे हो पा रही हैं, क्योंकि घर में बूढ़े वालिदैन अगर मौजूद है तो मेडिकल के हवाले से भी हम देखें तो हर घर की आज के दौर में सेहत बुनियादी ज़रूरत बनी हुई है। सर, पूरी दुनिया में जहाँ पे जिद्दतें आ रही हैं, पाकिस्तान अभी भी अपनी बुनियादी रिक्वायरमेंट में फंसा हुआ है, तालीम, सेहत, रोज़गार। हम जिद्दत कब लेकर आएंगे? महंगाई हमारी कंट्रोल नहीं हमसे हो रही, एनर्जी क्राइसिस इतने ज़्यादा हैं, सुई गैस की इतनी ज़्यादा शॉर्टेज है, उसके अलावा हमारे फ्यूल और डीजल के आए रोज़ उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं। तो ये सब चीज़ें वो हैं जो कि किसी भी नेशन के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। हम तो अपने बेसिक्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो इनोवेशंस, क्रिएशंस और इस तरह की चीज़ों की तरफ हम जाना तो अभी मुझे नहीं लगता कि नेक्स्ट
बहुत 10 साल भी हम सोच पाएंगे आने वाली जिंदगी आपके सामने इसकी एक मिसाल मौजूद है। 2017 तक ये मुल्क खुशहाल भी था, लोड शेडिंग का खात्मा भी हो चुका था, दहशतगर्दी जो हर शहर में आप रोज वाकया सुनते थे वो भी खत्म हो चुका, और तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को एक पेज के ऊपर, एक जगह के ऊपर, एक टेबल के ऊपर बैठाकर फैसला किया, कुछ सिंगल हैंडेडली फैसला नहीं किया। कराची का अमन बहाल हुआ, कराची की रोशनी जो है दोबारा रोशन हुई, वहाँ का जो ताजर था, कराची एक बिजनेस हब है जी बिल्कुल, और वहाँ पर वो सब कुछ हुआ। और उसके बाद हमारी 5.9 की हमारी ग्रोथ थी, मुल्क तेजी से तरक्की कर रहा था, मोटरवेज बन रहे थे, सी पैक के ऊपर दिन रात काम हो रहा था। तो इस सारे काम को किसने ब्रेक किया? इस फूलते फलते पाकिस्तान को ये तबाही के दहाने पर पहुंचाने में किसने किरदार अदा किया? आपकी ये तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। आपने उस चलती हुई हुकूमत थी, उसमें आपने बुज़दारों को ला के बिठा दिया। आपके सामने यहाँ पर पंजाब में जो चीफ मिनिस्टर बनाए गए, उनकी परफॉर्मेंस आपके सामने पूरे पंजाब को खंडर बना के रख दिया। फिर जो केपीके में था, केपीके में भी मेरी जानिश के मुताबिक जो महमूद खान था वो भी एक बुज़दार था जी। और मैं तो ये कहूँगा, मैं किसी के ऊपर ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहूँगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो बानी पीटीआई हैं वो मरकज़ के बुज़दार थे। और जो इस मुल्क के साथ हुआ है, खुदा की कसम, ये मैं यकीन से कहता हूँ कि ये किसी डिक्टेटर के दौर में भी लोगों का मुआशी इस्तेसाल इस तरीके से नहीं हुआ। अब जो बात आपने कही है कि ये मसाइल कैसे हल होंगे और उसका सलूशन क्या है, कि इस वक्त हेल्थ के मामला भी हैं और बाकी दीगर भी आपने एक तफसील उसकी बयान की है, ये आपकी बात दुरुस्त है। और ये ही सवाल है जो आम आदमी का है। आपने बड़े शुस्ता अल्फाज में आपने उसको एक्सप्लेन किया है, जो आम सादा अल्फाज में बयान करता है, बात वो यही करता है, जो यही बात है। बिल्कुल, हम भी खुशी गमी पे जाते हैं तो यही बातें होती हैं। मैं आपसे एक अर्ज करूं, गवर्नमेंट बनी जी, जो इलेक्शन के 20 और 24 के जो नताइज आए, वो नताइज में भी लोगों ने उस 18 महीने का जो रिलीफ नहीं मिला उसका हमारे ऊपर गुस्सा निकाला। वो मैंडेट हमें नहीं मिल सका जो जिस मैंडेट की मैं तो थी। बहरहाल वो जो सर्कमस्टांसेस थे उसमें जो अवेलेबल लॉट थी उसके साथ पीपल्स पार्टी के पास भी एक स्ट्रेंथ थी, हमारे पास भी थी। हमने हुकूमत बनाई, सिंध में पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाई, बलूचिस्तान में हमेशा से मखलूत बनती थी, हमारे साथ मिलके बलूचिस्तान में बनाई, और पीटीआई के पास मैंडेट था केपीके में, उन्होंने वहां पे गवर्नमेंट बनाई। अब 28 फरवरी को अपना जो 8 फरवरी को तो इलेक्शन हुए। इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट के क्याम होने तक जो हुकूमतें बनी उसको आज 100 दिन से कुछ दिन ज्यादा हुए। उसमें आप परफॉर्मेंस देखें, आप चारों सूबों की परफॉर्मेंस का मुआवजा करें मरियम नवाज शरीफ की कारकर्दगी के साथ। मैं सिर्फ कहीं अपनी चीफ मिनिस्टर की बात नहीं कर रहा, दिन रात एक किए हुए हैं। उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि अस्पतालों में दवाई फ्री मिला करती थी। खुदा की कसम, मैं अपने हल्के में जाता था, लोग मुझे कहते थे कि सर जी सानू पैसे ना दो, खुदा वास्ते सानू दवाई ले दो। यानी वो अस्पताल जहां पर दवाई फ्री मिला करती थी, और दवाई बेचारा गरीब आदमी जब दवाई खरीदने के काबिल ना रहे, मुझे बताएं इससे ये जिंदगी का इशू है, सबसे इंपॉर्टेंट इशू तो आपकी जिंदगी है। वो उसी दिन पहली तरजीहात का जो ऐलान किया उन्होंने, दवाई जो है ना वो फ्री की। आज कोई हॉस्पिटल जाके देख लें आप, आज बेशक आप अपनी जो है ना मोबाइल टीम ले जाएं, आप किसी भी अस्पताल में जाके देखें, आज अल्लाह के फजल करम से आज आपको हर अस्पताल में दवाई फ्री नजर आएगी, मिलेगी। और आप देखें कि सफाई का इंतज़ाम, अस्पतालों की अपग्रेडेशन, रूरल एरियाज में मोबाइल यूनिट, आज आपको गाड़ियाँ चलती हुई नजर आ रही हैं। जो डॉक्टर्स की कमी है उसको पूरा करने की दिन रात कोशिश हो रही है। एयर एम्बुलेंस का सिलसिला, सर ये जो सारी चीजें आप बोल रहे हैं ना, ये सब चीजों को मैं मानती हूँ, मैं आपसे, लेकिन इख्तलाफ मेरा यहाँ पे ये है। सर मुझे 2 मिनट दीजिएगा जी बिल्कुल, कि मैं वो तरजीहात बताऊं, क्योंकि अब सूरत हाल ये है कि इसके अलावा महंगाई में आप देखें कि 31% से महंगाई में बतदरीज कमी आई। आटे की कीमत आप देख लें, दालों की कीमतें आप देख लें, आप बाजार में जाके वो जो पुराना दौर था उसका आप कंपैरिजन करें, आपको एक वाज़ेह फर्क नजर आएगा। उसके अलावा अब जो इस वक्त मेन इशू है, वो जिसको आपने हाईलाइट किया, वो 2 इशूज हैं।
दो इश्यूज हैं जो हर आदमी उससे मुतासर हो रहा है, चाहे वो अमीर है, चाहे दरमियाना तबका है, चाहे मुलाजम पेशा है, चाहे गरीब आदमी है। वो बिजली और गैस की बात है। मैं अपनी बात बताऊं कि हमारे यहाँ सुई गैस की जो लाइंस हैं उनमें पानी आ गया था, तो हमारी सुई गैस की जो है ना सप्लाई उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दी। मैं 4 महीने से अपने घर पे सुई गैस का सिलेंडर इस्तेमाल कर रहा हूँ। मुझे 70,000 रुपया मेरे घर का सुई गैस का बिल आता था। हम बिजली और इससे फ्यूल पे आएंगे। मैं बीच में इफ्तिखार साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहती हूँ कि जैसे सर ने कहा कि सेहत की सहूलियत के हवाले से बात की है, मोबाइल जो हॉस्पिटल्स फील्ड हॉस्पिटल बना दिए गए हैं अद्वियात के हवाले से, लेकिन हमें अगर मेजॉरिटी देखा जाए, अगर एज सिटीजन मैं भी देखूँ तो इस हुकूमत ने फैसलाबाद की अगर हम स्पेशली बात की जाए तो फैसलाबाद सबसे ज्यादा निगलेक्टेड सिटी फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ताजर बरादरी एक बहुत बड़ी तादाद में बैठी है, उनके लिए कोई सब्सिडी नहीं है, टैक्सेस की भरमार है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे अलाइड हॉस्पिटल की बात करें तो आए रोज अद्वियात की आदम फराहमी रहती है, लोगों के घरों तक उस तरह से अद्वियात नहीं पहुंचाई जा रही जिस तरह से पहुंचने का हक है। हर शहर हमारा शहर है, पाकिस्तान का हर सूबा हमारा सूबा है। जो हमें तरक्याती डेवलपमेंट और जो तेजी लाहौर में दिखाई दे रही है वो फैसलाबाद में दिखाई नहीं दे रही, क्यों? ये आपकी बात मैं बिल्कुल आपको सही बात आपने की है कि फैसलाबाद को हमेशा से ना ये नई अहमियत देते, क्योंकि पंजाब में नून लीग की गवर्नमेंट रही है हमेशा से, काफ़ी अरसे से। आप देखें जितना पैसा है वो लाहौर में ही सारी दुनिया देखती है कि वहाँ ही लगता है। दूसरी बदकिस्मती फैसलाबाद की ये भी है कि यहाँ की हमारी जो क़यादत है वो पता नहीं ऊपर जाके तो फिर वो फैसलाबाद के लिए फंड नहीं ले पाते। पे जो PMLN के रिप्रेजेंटेटिव थे वो उस तरह से अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए कि जिसकी वजह से आज उसका खमियाजा शहर को भुगतना पड़ा है, शहरियों को भुगतना पड़ा है, या फिर इसके पीछे की रीजन कुछ और? नहीं, रीजन तो यही है कि इनका अवाम से राब्ता जो था वो तो था, लेकिन महंगाई जो है इनको वो इनके गले पड़ गई है, क्योंकि हर बंदा जो है बिलिंग जो है वो लेट हुई है पाकिस्तान में, सुई गैस की, बिजली की। फिर जो तनख्वाहदार तबका है वो बेचारा तो वैसे ही रो रहा है। ये चीज़ मैनेज नहीं हो रही, और उसकी बुनियादी मेरे जो नॉलेज में बात है कि जो हमारा बेसिक है ना, वो जैसे कि ये बल्दियाती है वो नहीं है, अवाम तक वो नहीं लोग जाते। महंगाई अगर गवर्नमेंट कंट्रोल करती है निचली सतह पर, वो नहीं जो है ना प्राइस कंट्रोल नहीं होती। अगर गवर्नमेंट फ्यूल कम करती है वो आम तक उसका नहीं पहुंचता वो असर, क्यों? वो लोग अपनी मन मर्जियां करते हैं। हर दुकानदार का, हर बंदे का रेट अपना है। पहले किसी ज़माने में जो है वो चेक होता था कि चलो ये रेट चेक करो, ये करो, लेकिन अब वो चीज़ें सारी ख़त्म हो नज़र नहीं आ रही। इस वजह से अवाम जो है ना वो परेशान है, उनको बुनियादी ज़रूरियात उनकी नहीं पूरी हो रही, जिस वजह से वो कहते हैं क्या नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, वट एवर PTI है, कौन है कौन नहीं है, हमें तो ये बिल जो जमा कराएगा हम उसको जो है ये करेंगे वो करेंगे। तो ये आप समझते हैं कि जो इस टाइम पे अपोजिशन का किरदार होना चाहिए वो है? वो भी नहीं। एक्चुअली अपोजिशन का किरदार क्या है, थोड़ा सा आसान कर दें देखने वालों के लिए। अपोजिशन जो है वो तो सिर्फ वो नारेबाजी कर रही है, वो सिर्फ उनका है कि वो उनका कायद जो है बाहर आ जाए तो वो पाकिस्तान बचेगा, लेकिन ये बात गलत है। हमेशा PML ने, पीपल्स पार्टी ने, दूसरी जो पाकिस्तान की मुहिब्बे वतन जमातें, उन्होंने कहा पहले पाकिस्तान है, कोई लीडरशिप कोई हीरोशिप सारे बाद में है, पहले पाकिस्तान है। अगर पाकिस्तान होगा तो हम लोग होंगे, वरना ये चीज़ें सब आसानी है। कोई चीज़ जो है एक बंदे के पास इसका हल नहीं है कि जी मेरे पास कोई जादू की छड़ी है, मैं यूं करूंगा तो जनाब बिजली के काम हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा हमें पाकिस्तान अवाम को सब्र भी करना पड़ेगा। दूसरा सर अवाम तो सब्र कर रही है बेचारी, अब तो मर रही है। हाँ जी, दूसरा मेरे हिसाब से जो है ना हमारे मुल्क का, शायद आप इत्तेफाक करें खान साहब भी, कि हमारी जो है ना आबादी वो बहुत बढ़ गई है। उसके ना कंट्रोल होने की वजह से हमारे वसाइल जो है, अच्छा मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ये मसला है? हाँ, मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। उसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट के जो बिल्स पास करते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से जो एक्ट किए जाते हैं, इकदाम किए जाते हैं, वो मसला नहीं है। आबादी वो भी एक मसला है, लेकिन ये बहुत बड़ा मसला है। आप दूसरे मुल्क देखें दुनिया के, उनकी आबादी जो है 8-8, 10-10 लाख आबादी है। हमारी माशाल्लाह 25-26 करोड़ कहते हैं, शायद इससे भी ज्यादा हो। उस वजह से मसाइल का अंबार है,
लेकिन हाँ। मैं और इन मसाइल का बेहतर हल क्या हो सकता है, और मजीद भी हम फैक्टर्स पे बात करेंगे कि लोकल बॉडीज का होना कितना ज्यादा जरूरी है, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और हम बात कर रहे हैं सियासत के हवाले से। लोकल बॉडीज हमेशा से सियासत में बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती हैं, उसकी वजह से आपके छोटे छोटे मसाइल जो है वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर हल हो जाते हैं। लेकिन पंजाब में लोकल बॉडीज ना होने की वजह से कितना ज़्यादा मौजूदा सूरत हाल में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और क्या इसका नफाज हमें मुस्तकबिल में दिखाई देगा या नहीं। सर, आपको क्या लगता है कि लोकल बॉडीज ना होने की वजह से ये मसले मसाइल जो चल रहे हैं इसमें कितना ज़्यादा इजाफा हो गया, और अगर लोकल बॉडीज मौजूद होती तो इसका हल कितना आसान हो जाता? मैं लोकल बॉडीज़ के ऊपर थोड़ी बात करने से पहले एक मुख्तसर अर्ज करूं जी कि हमारी बात टूटी थी कि जो हॉस्पिटल्स में जो फैसिलिटीज़, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कोई काम भी ओवरनाइट नहीं होता। आपको किसी चीज़ की कमी को थोड़ी बहुत आपको ज़रूर नजर आती होगी, उसमें इस्लाह की गुंजाइश हमेशा रहती है। एग्जैक्टली। लेकिन आज आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएं, आपको दवाई भी दस्तयाब है, आपको सफाई भी आपको बेहतर नज़र आ रही है। और इससे पहले ये जो ईद कुर्बान गुजरी है, आप फैसलाबाद में आपसे कोई चीजें ढकी छुपी नहीं है। आप इस चैनल के साथ मुंसलिक हैं जो हर तबके को दिखाता है। एग्जैक्टली। ऐसी सफाई का इंतजाम मैंने अपनी जिंदगी में नहीं, मैं अपनी हमने गवर्नमेंट की हर अच्छी बात को अप्रिशिएट किया है, और हमने इस बार ये बात कही है कि इस बार जो पूरा मैकेनिज्म रहा है, जो मैनेजमेंट रही है, वो बहुत अच्छी है। एग्जैक्टली। बल्कि मैं अपने प्रोग्राम के फर्स्ट पार्ट में भी ये चीज आज ही डिस्कस कर चुकी हूँ कि इस बार जो सफाई का हमें इंतजाम दिखाई दिया है वो बड़ा अच्छा है, क्योंकि हम सफाई बिल पे बात कर रहे थे। मानसून के सीजन था जी। मानसून के सीजन में भी देखें हमारी पुरानी पाइपलाइंस वगैरह हैं, इसके बावजूद भी जो पहले साबका अदवार में होता रहा है ये उससे बेहतर था। इन्होंने तमाम मेन जो सड़कें हैं वहां से पानी को फौरी तौर पर जो है ना, वो अपने पंपिंग स्टेशन हैं वहां पे जो है वो दिन रात एक करके वो पानी निकाला। गलियों मोहल्लों में भी अभी बेशुमार डेवलपमेंट के काम अभी होने वाले हैं। अभी 100 दिन से ऊपर ये सिलसिला शुरू हुआ है। और फिर मैं आपसे एक अर्ज करूं, जहां तक जो बिजली का है ना, मैंने आपको गैस की बात की थी कि मेरे घर पे 70,000 रुपए का बिल आता था। मैं 3 से 4 महीने से मैं सिलेंडर इस्तेमाल कर रहा हूँ। सिलेंडर मेरे 25,000 के लगते हैं। सो मैं आज आपको बताऊं कि आप टेलीफोन करें, 15 मिनट के नोटिस के ऊपर सिलेंडर आपके घर डिलीवर हो जाता है। बिल्कुल ठीक। और फिर वो सिलेंडर भी अच्छी कंपनियों के सिलेंडर हैं जो फटते भी नहीं हैं और जो बिल्कुल उन हिफाजती असूलों के मुताबिक बने हुए हैं। आज मैं आपको आपके चैनल के तवस्सुत से मैं अवाम नास के लिए ये जो है ना ये खुशखबरी भी सुनाऊंगा, और ये मैं उनको गुजारिश भी करूंगा कि आप ये सुई गैस की जो उम्मीदें हैं उसको छोड़ के आप सिलेंडर के ऊपर आइए। लोगों ने अपने घरों में जो सुई गैस की सप्लाई थी वहां पर बड़े सिलेंडर लगा दिए हैं। इस वक्त बड़ा सिलेंडर जो है उसकी 10,000 रुपये सिक्योरिटी है, और सिक्योरिटी भी वो वेव ऑफ कर देते हैं अगर आपका अच्छा कस्टमर है, और 9,500 से लेके 10,000 रुपये तक उसकी फिलिंग के चार्जेस हैं। मैं आपसे निहायत अदब से अर्ज करूंगा कि सूरत हाल ये है कि गैस का इशू जो है ना, वो तो अगर हम थोड़ा सा इसके ऊपर अपना माइंड मेकअप करें तो ये तो मसला ऑटोमेटिकली हल हो सकता है। और फिर वो आपको सिलेंडर से गैस की तरसील 24 घंटे होगी। हमारी माएँ बहनें, हमारी बेटियाँ गैस के इंतजार में नहीं बैठी होंगी। दूसरी बात जो है बिजली की, बिजली के ऊपर मैंने 2015-16 में भी अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को ब्रीफिंग दी थी। मैंने उनसे कहा कि हम 550 अरब रुपए की जो यकमुश्त पेमेंट दे रहे हैं इन IPPs को अपग्रेड करने के लिए, 750 अरब रुपए अगर हम 300 यूनिट के सार्फिन को हम अगर सोलर लगा कर दें जिसमें 50% जो है वो सब्सिडी दे गवर्नमेंट और 50% आप इसी इंस्टॉलमेंट में लें, तो ये उनके लिए एक परमानेंट रिलीफ बन जाएगा, बजाय इसके कि हम ये IPPs को पैसे देंगे, अल्टीमेटली वो अच्छा सर, IPPs की बात अभी आपने कही है, तो यहाँ पे मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आप बैठे हैं तो जरूर सवाल का जवाब आपके पास बेहतर होगा। IPPs के साथ मुआहदे जो किए गए हैं वो मुआहदे अवाम का खून निचोड़ने के मुतरादिफ हैं, क्योंकि IPPs के अगर अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारे जो सेक्टर की, अगर हम कारोबारी सेक्टर की भी बात करें या फिर ओवरऑल बात करें, तो 20,000 मेगावाट की ज़रूरत है। 47,000 मेगावाट का जो मुआहदा किया गया है, एक तो वो क्यों किया गया है, और उसकी मद में जो पैसे पे किए जाते हैं IPPs कंपनीज को,
वो एक्स्ट्रा पैसे दे रहे थे, उतनी तो हमारी खरीद नहीं है बिजली की जितने पैसे हम उनको दे रहे हैं, तो वो सारे का सारा जो एक्स्ट्रा पैसा है वो किसकी जेब में जा रहा है? ये तो खुलेआम करप्शन हो रही है। उस वक्त हमारे मुल्क में ग्रोथ हो रही थी, इंडस्ट्री लग रही थी और ये मुल्क बड़ी तेजी से तरक्की कर रहा था और इन्होंने उस वक्त की जो हमारी कंजम्पशन थी वो भी तकरीबन कोई 28 से 30 हज़ार के करीब थी। तो इन्होंने कहा कि हम इतनी कैपेसिटी के ऊपर ले जाएं ताकि कम से कम कोई और भी हमारी इंडस्ट्री अगर ऐड होगी तो उसके लिए कल को मसाइल पैदा नहीं होंगे। और आपके सामने 18 घंटे की लोड शेडिंग थी, बेचारे लोग, गरीब आदमी जो था वो बैटरी और जो यूपीएस उठाए फिरता था सारी रात, बच्चे जो है ना वो सो नहीं पाते थे। उस वक्त ये जो बिजली की लोड शेडिंग को ख़त्म करना एक सबसे बड़ा इशू था। उसके बाद हुआ ये है कि ये मुल्क जिस तरीके से बाय डिज़ाइन इसको तबाही के दहाने पर पहुंचाया, फिर बीच में कोरोना भी आ गया और फिर वो कोरोना टाइप हुकूमत आ गई, उसका नतीजा पूरी कौम ने ये खुमियाजा भुगता। और अब हो क्या रहा है कि वो कारखाने जब वो बंद हुए, जब कंजम्पशन, कारखाने अगर चलेंगे तो कंजम्पशन उतनी बढ़ जाएगी। जब कारखाने बंद होंगे, जब वो बिजली जो है उसके साथ मैच नहीं करेगी, लोग ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ चले गए। लोगों ने उसमें जो है ना वो भूसा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, लोगों ने ये जो इसके होते हैं मकई के तुक्के जो हैं इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उनके पास एनर्जी जो है ना, ऑल्टरनेट एनर्जी, उन्होंने देखा कि बिजली महंगी है तो हम कोई मुतबादल रास्ता इख्तियार करें। मैं आपसे एक अर्ज करूं, आईबीपीज के साथ भी अब जितना अवामी दबाव के सामने कोई चीज़ रोक नहीं सकती, वो ऊपर भी है, दिन रात लगे हुए हैं, इसी काम के ऊपर लगे हुए हैं। और मैं आपसे एक अर्ज करूं कि 300 यूनिट तक के सार्फिन को सोलर पैनल मुफ्त और 200 से ऊपर 500 तक 10% एडवांस के ऊपर बिला सूद कर्जे दिए जा रहे हैं। और आपको चंद दिनों के अंदर, ये 2 महीने के अंदर होगा सब कुछ। ये कोई लंबा काम नहीं है, ये कोई लॉलीपॉप नहीं है जो आम को जो है वो दिखाया जा रहा है या उनको दिया जा रहा है। मेरी दानिश के मुताबिक, और इसी तरह पीपल्स पार्टी भी सिंध में कर रही है, वहां पर भी दिन रात यही काम हो रहा है। मैं ये समझता हूं कि गरीब आदमी के 2 इशूज़ हैं। एक उसका पेट्रोल का इशू है कि जो मोटरसाइकिल के ऊपर जाता है वो 1 लीटर, अगर कम से कम 1 लीटर तो उसका बेचारे का तेल लग ही जाता है। 300 रुपए का उसका 1 लीटर है, 9,000 रुपये महीना बनता है। फिर उसकी मेंटेनेंस चार्जेस हैं। एक मोटरसाइकिल चलाने वाला भी, उसको कम से कम 12,000 रुपये में वो अपनी सवारी पड़ती है। और इस तरह घर का जिसकी 25-30 हज़ार रुपये उसकी अर्निंग है, उसको 15 से 20 हज़ार रुपये बिजली का बिल आता है। कैसे, मुझे बताइए कि वो देगा? कोई दुनिया का यही हम भी बात करते हैं कि कैसे देगा, क्योंकि उसकी अर्निंग बहुत कम है और उसकी बिजली का बिल बहुत ज्यादा है। बज़ाहिर ये जो कुछ खबरी हमें इफ्तिखार साहब दिखाई देती है कि सोलर पैनल्स जो है मिलेंगे, सर नहीं मुझे पता ये होगा, डेफिनेटली होगा, लेकिन उसके ऊपर इतनी सख्त शराइत लगा दी गई है। मैं आपसे अर्ज करूं, मेरे पास आई हैव ए मैसेजेस, मेरा अपनी लीडरशिप के साथ, उनके साथ मेरा मैसेजेस के ऊपर भी रब्ता रहता है। मेरी रसाई अपनी जो वज़ीर आला है उस तक भी है, मेरी अपने कायदे मोहतरम तक भी है। खुदा की कसम मैं आपको इतनी सच्ची बात बता रहा हूँ जितनी सच्ची बात हो सकती है। इसके ऊपर, इसको तरीक़ाकार को आसान बनाने के लिए किसानों को सोलर ट्यूबवेल मिलेगा। देखें कमोडिटीज़ की कीमतें कम तभी होंगी। मेरा 4 मरबे का एक तकरीबन कोई 4.25 मरबे का एक फार्म है वहाँ पे पाकपतन में। जिस ट्यूबवेल का बिल मुझे 50-55 हज़ार रुपये आता था, उसका बिल मुझे 2.5 लाख रुपये आता है। जब उसका बिल बिजली का महंगा होगा, जब उसका डीजल महंगा होगा, जब उसकी खाद महंगी होगी। बैठ के प्रॉमिस करें कि जिस दिन सोलर पैनल आसान शराइत के साथ आवाम तक पहुंचेगा, आप दोबारा से मेरे प्रोग्राम में, मैं आपके प्रोग्राम में भी आऊंगा, हम इस पे बात करें। मैं अपनी बहन के पास इस प्रोग्राम में भी आऊंगा और अल्लाह के फजलो करम से मैं आपको आसान शराइत वाला वो परफॉर्मा भी दिखाऊंगा। और इंशाल्लाह ये डन हो गया। और इसी वादे के साथ हम, और फिर मैं आपको एक और बात बता दूं, हमारा मेरिट बेस्ड पॉलिसीज हैं। आपने देखा होगा कि जब रमजान पैकेज था जी, इर्रिस्पेक्टिव के हमारे बहुत से पॉलिटिशियंस ने कहा, वक्त ब्रेक का हुआ है तो हम ब्रेक से वापस आएंगे और फिर इस मौजू को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे कि किस तरह से मजीद फर्दर तब्दीलियां लाई जा सकती हैं जो अवाम के हक में बेहतरी लेकर आएगी। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और गुफ्तगू के सिलसिले को वहीं से आगे बढ़ाएंगे। और मैं आपसे सर जानना चाहूंगी इफ्तिखार साहब के जो आवाम को सस्ती बिजली देने के ख्वाब दिखाए गए, और जैसे ख्वाब नहीं कहेंगे, चले हकीकत का रूप सोलर पैनल की सूरत में हम कर लेते हैं, लेकिन उसके अंदर ये जो इतनी बातें उठ रही हैं कि इतनी सख्त शराइत है, जिसको खान साहब ने तो बिल्कुल डिनाई कर दिया कि ये चीज़ें ऐसी नहीं हैं। क्या आप भी ये सारी चीज़ें देख रहे हैं? मैकेनिज्म इसी तरह से होगा? और इस अगर ये रिलीफ देना ही है तो ये इंडस्ट्री को रिलीफ क्यों नहीं है? आम शहरियों को 200 यूनिट तक के यूजर्स के लिए तो हम कर रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्री जिससे शहर का रोजगार चलेगा, कारोबार का पहिया चलेगा, हमारी मईशत बेहतर होगी, ये रिलीफ, ये सब्सिडीज उनके लिए क्यों नहीं? हाँ, यही असल मसला ज़्यादा है कि जब आपकी इंडस्ट्री चलेगी तो वहाँ तक वो जो रिलीफ मिलेगा साम्राज्य आएंगे, तो वो ये बहुत बड़ा मसला है। अब जैसे खान साहब ने कहा कि अगर अल्लाह करे ऐसा हो जाए, क्योंकि जब आवाम या लोग कोई पीपल जाते हैं दफ्तरों में, वहाँ हालात बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। जैसे कोई ऐड चलती है जी कि आ जाएं आपको कर्जे देंगे, फीस सूद देंगे, ये करेंगे, लेकिन वो जब जाता है लेने के लिए तो ऐसे शराइत होती हैं, बंदा जो है वो कागज़ पूरे करते करते ही बेचारा अल्लाह को प्यारा हो जाता है। मादी में भी ऐसी पॉलिसियाँ आती रही हैं, आ रही हैं, सिंध में भी चल रही हैं, वो भी वहाँ पे दे रहे हैं फ्री। लेकिन मेन मसला जो आपने बोला है कि वाकई इंडस्ट्री को जब तक नहीं ना हम करेंगे, बेरोज़गारी ख़त्म नहीं होगी। ये जो मसले मसाइल हैं छोटे बड़े लोगों के, सैलरी के, बिलों के, ये तब भी ख़त्म होंगे अगर मार्केट में काम हो रहा है, एक्सपोर्टर काम कर रहा है, ताजर काम कर रहा है, तो फिर ये छोटी छोटी महंगाई भी यही बात तो हम इंसान को महसूस नहीं होगी। एज नेशन हम ये बात करते हैं, आम शहरी ये बात करते हैं कैसा होना चाहिए। हाँ जी। आप तो पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो आपसे मैं जरूर ये जानना चाहूंगी कि ये कैसे होगा। अब वो कर तो रही है मरियम नवाज साहबा, जैसे वो दिन रात खान साहब ने। पीपल्स पार्टी का क्या कंट्रीब्यूशन? पीपल्स पार्टी तो जो गवर्नमेंट की इत्तेहादी नहीं है, वो इनके पास आईनी ओहदे हमारे पास सारे हैं, तो पंजाब में तो हमारा कोई रोल नहीं है गवर्नमेंट में। तो जैसे अब ये पॉलिसियां बना रहे हैं तो बजट में देखा आपने थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, लेकिन वो लीडरशिप बैठी, फिर उन्होंने देखा कि ये मसले मसाइल हैं, तो मेरा लॉन्ग टर्म में आहिस्ता आहिस्ता हल होंगे, ये एक दिन में नहीं होने वाले। लेकिन लॉन्ग टर्म से पॉलिसीज भी हमारे पास नहीं है। जैसे गवर्नमेंट चेंज होती है पॉलिसी जीरो पर आ जाती हैं। कोई गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट को क्या नहीं आगे परस्यू करें, बजाय हम वो आगे लेकर चलें उस कारवां को, हम उसे जीरो पर ले आ जाते हैं। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी इस टाइम? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मुआहदे होते हैं। चीन का सदर आ रहा था तो धरना किसने दिए, वो आपके सामने है। खुदा की कसम मैं आपको हकीकत बयान करूं कि इस वक्त जो सूरत हाल है, हमारा जो सर्वाइवल है वो सी पैक के चलने के साथ है, ठीक है, हमारा सर्वाइवल ज़राअत के फ़रोग के साथ है। बिल्कुल सही। और जहां तक बाकी अवाम की जो मुश्किलात हैं, अवाम की मुश्किलात का अजाला एक दिन, जो एक चीज को आपने पिछले 5 साल में बिगाड़ा हुआ हो, उसको आप एक दिन में ठीक नहीं कर सकते। बिल्कुल। पीपल्स पार्टी भी वहां पर सोलर की तरफ काम कर रही है। वो अपने सिंध में, वो भी जहां पर उनके पास मैंडेट है, वो वहां पर काम हो रहा है। आप रोज टीवी के ऊपर एड्स भी देख रहे होंगे, और वो भी इसके ऊपर लगे हुए। उनको पता है कि ये अवामी मसाइल हैं, अवाम के मसले हल करेंगे तो कल को अवाम के पास आएंगे। इसी तरह दिन रात एक किए हुए हैं। ये आपको सोलर घर घर लगता हुआ नजर आएगा, आपकी आंखों के सामने नजर आएगा। आपको चीजों की कीमतें, उसके लिए जो है ना एक इन्फोर्समेंट अथॉरिटी बन रही है, जो आपने निशानदेही की कि आपका, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त थी कि एक टाइम था कि जब इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस होता था, प्राइसेस का कंट्रोल था, उस वक्त मजिस्ट्रेसी का निज़ाम था, वो जाकर मौके पर देखते थे, जुर्माने करते थे, सब कुछ थे। वो अनफॉर्चुनेटली वो जो मजिस्ट्रेसी का निज़ाम, जो अदलिया और इंतजामिया की रदगी हुई, उसका नतीजा ये है कि गवर्नमेंट की रेट कमज़ोर हुई, और उसके साथ फिर लोगों ने मनमानी अपनी करनी शुरू कर दी। जहाँ तक अवाम को सस्ती चीज़ें फराहम करने का ताल्लुक है, अवाम जो है ना, जो आम गरीब आदमी है, वो बेचारा गोश्तखोर नहीं है। वो तो दाल के साथ रोटी खाने वाला है, वो आलू पका कर रोटी खाने वाला है, वो सब्जी पका कर रोटी खाने वाला है। और उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए उसको गंदम चाहिए, उसके लिए उसको आटा चाहिए, उसके लिए उसको दालें चाहिए, उसके लिए उसको सब्जी चाहिए। वो तमाम चीज़ों की कीमतें तभी नीचे आएंगी अगर हम जिम्मेदार को भी रिलीफ देंगे। 5 रुपए 37 पैसे का यूनिट था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के टाइम के ऊपर,
फ्लैट रेट था जमींदार के लिए, ताकि जब जमींदार को रिलीफ देने का वक्त आया तब पीपल्स पार्टी ने उसको वो क्यों नहीं दिया? जब गंदम उगाओ मुहिम का आगाज किया गया और जब इतनी अच्छी बम्पर क्रॉप हुई, फिर किसान को नुकसान पहुंचाया गया, उसकी साख को कमजोर किया गया और उसकी एक क्रॉप का जो इम्पैक्ट आएंगे वो आने वाली उसकी फसलों पर भी इम्पैक्ट करेंगे। एक क्रॉप का जरूर नुकसान हुआ, मैं खुद भी उससे मुतासर हुआ, लेकिन मैं आपसे एक अर्ज करूं कि ये निगरान दौर में गंदम मंगवाई गई, ठीक है, उसकी इंक्वायरी हो रही है, उसका क्या नतीजा निकलता है ये मेरी जो है ना वो समझता हूँ कि इस वक्त मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो इंक्वायरी का क्या बना, लेकिन आपकी बात 100% दुरुस्त है कि मेरी दानिश के मुताबिक जब आपकी बम्पर क्रॉप की आपके पास फोरकास्ट थी कि आपकी बम्पर क्रॉप होने जा रही है तो फिर उसको इम्पोर्ट नहीं करना चाहिए, वो फायदा जिम्मेदार को मिलना चाहिए। अब हम कर क्या रहे हैं? हाँ जी, वो बताइए। अब हम जिम्मेदार के लिए एक मुस्तकिल काम कर रहे हैं, बजाय इसके मिडल मैन। होता क्या है कि गवर्नमेंट प्राइस मुकर्रर करती है 3900 रुपए पर मन। अब वो मिडल मैन जो है ना वो वहां से 2500-3000 के करीब वहां से जिम्मेदार को पूछो के पैसे चाहिए होते हैं बेचारे को। फौरी तौर पे गवर्नमेंट का जो प्रोसेस है वो आप बारदाना लेके आते हैं, पहले तो बारदाने की लाइनें लगी होती हैं और उसमें सियासी लोगों का इन्फ्लुएंस भी होता है, फिर वहां के मकामी जो लोग हैं वो भी अपने इन्फ्लुएंस के साथ बारदाना उस बेचारे गरीब आदमी को नहीं मिलता जिसको आसानी से मिल जाना चाहिए। वो होता ही है कि वो बारदाना जो है ना वो बेचारा उस लंबे चक्कर में पड़ने की बजाय वो कम कीमत पर उस व्यापारी को बेच देता है। मिडल मैन हजार रुपया पर केजी जो है ना वो कमा रहा होता है। अब इन्होंने ये जो किसान कार्ड सिलसिला बनाना शुरू किया है, इन्होंने कहा कि आप जो उगाएंगे वो हमारे पास इस वक्त पंजाब में अल्लाह के फजल करम से सारा डिजिटल निज़ाम हो चुका है। यहाँ पर गिरदावरी से लेके आपकी जो फर्द जमाबंदी तक है वो सारी की सारी कंप्यूटराइज हो चुकी है। अब मेरे रकबे में जो काश्त है वो बिल्कुल वहां का जो पटवारी है और वहां का जो सिस्टम है उसमें पता है कि यहाँ पर कौन कौन सी क्रॉप काश्त हुई है, तो वो उनके रिकॉर्ड में होगी। अब सूरत हाल ये है कि वो अगर फसल उठाते हैं तो वो मैं अपने पास ही स्टॉक करूंगा और गवर्नमेंट हमसे ही उठाएगी, मिडल मैन भी खत्म हो जाएगा और ये जो महकमा ज़राअत के और फूड के लोग भी जो लूटमार करते हैं उससे भी जान छूट जाएगी। देखें, किसी भी बिगड़े हुए सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए कुछ ना कुछ जो है ना उसकी कीमत जरूर अदा करनी पड़ती है। मैं आपको यकीन से कहता हूं कि अब जो तरजीहात है ना उसमें तरजीहात में सबसे पहली तरजीह जो है वो एक आम आदमी को बिजली का रिलीफ और बिल्कुल, और ये सबसे बड़ी तरजीह है और इसी पे काम करने की जरूरत है क्योंकि बिजली के बिल्स अदा करना ही सबके लिए मुश्किल होता चला जा रहा है, चाहे वो घरेलू सारिफ है या चाहे वो इंडस्ट्री से मुंसलिक है। सर, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम का हिस्सा बने और तमाम देखने वालों के लिए यही दुआ है हमेशा की तरह कि अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।